ईरान के खिलाफ मुख्तलिफ ऑप्शंस पर गौर कर रहे हैं, जिसमें फौजी कार्रवाई भी शामिल है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ईरानी अपोजिशन लीडरों के साथ राब्ते में हैं। ईरान ने गुज़िश्ता रोज जौहरी मुआहदे पर बात करने के लिए राब्ता किया, हम उनसे मिल सकते हैं। ईरान की सिक्योरिटी फोर्सेस को निशाना बनाने के ऑप्शंस पर गौर किया गया है। दूसरी जानिब ईरान ने अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को खबरदार किया कि ईरान किसी भी अमरीकी जारहियत का भरपूर जवाब देगा। ईरान पर हमला हुआ तो इसराइल के साथ साथ अमरीकी फौज भी निशाने पर लिए जाएंगे। कराची में पीटीआई को जलसा करने से किसी ने नहीं रोका। पहले दिन ही बाक़े जिना में इज्तिमा की इजाज़त दे दी गई थी। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील इनाम मेमन का इल्ज़ामात पर रद्द अमल। कहा जलसे के लिए सिंध पुलिस ने भरपूर सिक्योरिटी फराहम की। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब का पीटीआई के जलसे पर तबसरा। कहा पीटीआई जिना ग्राउंड नहीं भर सकी, इसलिए सड़कें बंद करने और जलसे की इजाज़त ना मिलने का प्रोपेगेंडा करती रही। सुहेल आफरीदी अगर सियासत करने के लिए आए हैं तो हम हाजिर हैं। साफ साफ कहना चाहिए था कि जलसे में लोग नहीं आ रहे, पीपल्स पार्टी अपने जियालों को भेज देती। पेशावर में 9 मई वाकयात की वीडियोस की तस्दीक मुकम्मल। पंजाब फॉरेंसिक लेबॉर्ट्री ने 16 वीडियोस की रिपोर्ट तैयार कर ली। वज़ीर आला सुहेल आफरीदी, कामरान बंगश, तैमूर झगड़ा और इरफान सलीम की मौजूदगी की तस्दीक। कई वीडियोस में लोगो, टेक्स्ट और क्लिप्स जोड़ने के शवाहिद भी सामने आए। रिपोर्ट इंसदाद दहशतगर्दी अदालत को भी भिजवा दी गई। पुलिस ने रेडियो पाकिस्तान हमला केस के सिलसिले में वीडियो फॉरेंसिक लेबॉर्ट्री भेजी थी। तीसरे T20 में श्रीलंका की पाकिस्तान को 14 रन से शिकस्त। ग्रीन शर्ट्स 161 रन का हदफ हासिल करने में नाकाम रहे। 3 मैचेस की सीरीज 1-1 से बराबर। श्रीलंकन बैटर्स ने जमकर पाकिस्तानी बॉलर्स की धुलाई की। जो जिस स्पीड से आया उससे दुगनी रफ्तार से बॉल बाउंड्री लाइन के बाहर गई। वसीम जूनियर ने खजानों के मुंह खोलते हुए 3 ओवर्स में 54 रन दे डाले। नसीम शाह ने 3 ओवर्स में 35 रन का सौदा किया। बारिश के बाइस मैच 12 ओवर्स की इनिंग्स तक महदूद किया गया था। अस्सलाम वालेकुम, सुबह खैर, खुश आमदीद। आप देख रहे हैं दुनिया बोल है। मैं हूं सैयद फैसल करीम और मैं हूं सादिया सैमसन। वेल वी रियली होप कि आप इस सर्दी में अच्छे होंगे, आपका वीकेंड अच्छा गुजरा होगा। सो हैप्पी वीकडे टू यू ऑल। एब्सोल्युटली। और जब हम बात कर रहे हैं हैप्पी वीकडे की, तो कराची वालों ने मजाक में सर्दी को इतना मजाक में लिया कि फिर सर्दी ने कराची वालों का मजाक बना दिया। और सर्दी जो है वो इतनी ज़्यादा हो गई कि अब लोगों से बर्दाश्त नहीं हो रहा है। वेल इसकी तो हम बात करेंगे ही कि कराची में मौसम कितना सर्द हो रहा है, बट उसके साथ साथ अगर आलमी हालात को देखें तो ईरान में इस वक्त शदीद एहतजाज जो है उसकी सूरत हाल जारी है। और ऐसे में सुबह सुबह जो है डोनाल्ड ट्रंप, उन्होंने भी कुछ ऐलानात किए हैं, कुछ गुफ्तगू की है। ईरान की अगर बात करें तो पुरतशद्दुद मुजाहरे इस वक्त जारी हैं महंगाई के ख़िलाफ़, और मुख्तलिफ और जो है वहाँ पे आप देख सकते हैं मनाजिर अब सामने आ रहे हैं। सादिया, सुबह सुबह डोनाल्ड ट्रंप ने जो है एक बार फिर वो एयरफोर्स 1 पे सवार होने से पहले बड़ा अहम बयान दिया। उसमें वो कहते हैं कि हमसे रब्ता किया गया है, ईरान ने हमसे रब्ता किया है और वो मुज़ाकरात करना चाहते हैं। और ट्रंप ने ये बहुत वाज़े किया कि ईरान की तरफ से हमें कॉल आई है, और जो हमें कॉल आई है तो उस पर हमें कहा गया है कि हमें जो है हम आपसे मुज़ाकरात करना चाहते हैं जौहरी मामलात पे। सो लेट्स सी कि ये मामला किस जानिब जाता है। डेफिनेटली। कल तक हम ये देख रहे थे कि ईरान के अपने अंदर से ये बातें आ रही थी कि ये तमाम तरह एहतजाज जो हो रहा है ये अमेरिका करवा रहा है। वेल एट द सेम टाइम कुछ क्रिकेट की भी अपडेट्स हैं जो आगे चलकर शेयर करेंगे, लेकिन सबसे पहले जिक्र कर लेते हैं सर्दी का, क्योंकि सर्दी की शिद्दत में इजाफा हुआ। इजाफा होते ही हुकूमत सिंध की जानिब से ऐलान किया गया कि बच्चों की जो स्कूल टाइमिंग्स हैं उससे थोड़ा एक्सटेंड करके 9 बजे तक ले जाया जाए। और 9 बजे ले जाने का मकसद यही है कि जो छोटे बच्चे होते हैं ख़ास करके उनको मुश्किल ना हो। कुछ स्कूल्स में तो मैं फिगर आउट ये कर रही हूँ कि जब से ये ऐलान हुआ है उसके बाद से बच्चों की क्लासेस ऑनलाइन भी कर दी है फॉर अंडर 3rd ग्रेड। तो इस पर मेरे ख्याल में अपने कॉरेस्पॉन्डेंट मरियम से बात कर लेते हैं और उनसे जानते हैं कि एक्चुअली स्कूल्स में इस वक्त क्या सिचुएशन है और सर्दी कितनी ज़्यादा थी सुबह। मरियम, ओवर टू यू, बताइए क्या सिचुएशन है। कराची इस वक्त शदीद सर्दी की लपेट में है। आज भी मिनिमम टेम्परेचर 8.1 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया और हवा में नमी का तनासुब तकरीबन 44% रिकॉर्ड किया गया है। इस सर्दी को मद्देनजर रखते हुए महकमा तालीम सिंध की जानिब से सिंध भर के तमाम निजी और सरकारी स्कूलों के लिए के औकात कार जो हैं वो तब्दील करने का हुक्म
आया था और ये औकात कार का सिलसिला जो है वो तकरीबन माह के आखिर तक जो है वो जारी रहेगा। सुबह 8 की बजाय अब निजी और सरकारी स्कूलों में स्कूल का आगाज़ सुबह 8 की बजाय अब 9 बजे से होगा, जबकि इख्तिताम का टाइम जो है वही साबका टाइम जो है वही मुकर्रर किया गया है। महकमा तालीम सिंध की जानिब से निजी और तमाम सरकारी स्कूलों को पाबंद किया गया है कि वो सर्दी को मद्देनज़र रखते हुए जहाँ औकात कार में नरमी दिखाएं, वहीं दूसरी जानिब गर्म कपड़ों के हवाले से भी जो है वो एक नोटिफिकेशन जारी किया गया था कि वो स्कूल का यूनिफॉर्म जो है उसके हवाले से भी अगर कोई बच्चा यूनिफॉर्म के अलावा कोई गर्म स्वेटर या जैकेट पहन के आता है दैट्स तो वेरी उसको इंपॉर्टेंट, इसकी दैट्स इजाज़त वेरी दी जाए। इंपॉर्टेंट। है कि कराची इस वक्त शदीद सर्दी की लपेट में है। आज भी रमज़ान साल की सर्दतरीन रात जो है वो रिकॉर्ड की गई है और तकरीबन टेम्परेचर जो है वो 8.1 डिग्री सेंटीग्रेड तक गिर गया था। हवा में नमी के तनासुब की बात करें तो वो 44% रिकॉर्ड किया गया था। सर्दी की जो ये लहर है वो मजीद 2 रोज़ बरकरार रहने का इम्कान है। ताहम 15 जनवरी के बाद एक और सर्दी की शदीद लहर जो है वो सिंध भर समेत मुल्क को मुतासिर ठीक है करेगी। मरियम, आप हमें इस हवाले से अपडेट कर रही थी और अब देख सकते हैं कि कितनी ज़्यादा सर्दी हो चुकी है। ऐसे में एक ये पॉइंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और हमें ये देखना भी ज़रूरी है कि कितने स्कूल्स ने इस चीज़ को अलाउ किया है कि बच्चे जो ख़ासतौर पे कराची में जो इतनी सर्दी के आदी नहीं है उनको सिर्फ इस पे रेगुलराइज ना किया जाए कि वो स्कूल के वन ही स्वेटर, स्वेटर, हाँ प्लीज़ हाँ डोंट डू हाँ, दैट। बिकॉज वो सम कुछ ऑफ और द पहन के आना स्कूल्स आई चाहते हैं, रिमेंबर प्लीज़ गो फॉर फैसल उस दैट। पे ब्लेजर्स भी होते हैं एंड जी, ब्लेजर्स आर नॉट थिक इनफ, यू नो, नो दे आर एंड नॉट। ऑल्सो हमारे यहाँ के बच्चे जो हैं वो बिल्कुल भी आदी नहीं हैं, उनको आदत नहीं है ग्लव्स पहनने की, उनको आदत नहीं है टोपी पहनने की। ये जो सर्दी है जो सुबह लगभग 6 साढ़े 6 बजे, और बहुत सारे बच्चे अक्सर वैन्स में जा रहे होते हैं, सो टेम्परेचर बहुत डिफरेंट होता है जब आप वैन्स में जा रहे होते हैं इन कंपैरिजन के कुछ बच्चे बाइक्स पर जा रहे हैं, यू नो, सो दे रियली नीड टू वार्म देमसेल्व्स अप। एक तो अच्छी चीज़ हो गई कि ये टाइम जो है आगे कर दिया गया है, लेकिन खास करके छोटे बच्चों के लिए अगर अभी भी ये क्लासेस ऑनलाइन हो सकते हैं, सम ऑफ द स्कूल्स आर ऑलरेडी थिंकिंग अबाउट इट कि वो ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हैं किंडरगार्टन के बच्चे, फर्स्ट सेकंड थर्ड स्टैंडर्ड के बच्चे। इट विल बी गुड फॉर देम बिकॉज ऑब्वियसली हम सब उन्हें पढ़ाना चाहते हैं लेकिन हम उन्हें सेफ भी करना चाहते हैं। मेरे जहन में यार था फैसल, आर वी गोइंग टू री थिंक कि हमारी विंटर वेकेशन अब कब हो, बिकॉज कराची में कंसिस्टेंटली दिसंबर में तो कोई सर्दी नहीं होती। Yes. सर्दी जो है वो समवेयर जनवरी में ही अराउंड आती है। जनवरी के फर्स्ट वीक के बाद ही इसमें कहीं आ सादिया रही एक होती और है। चीज़ भी है ना, और वो ये कि आपने बाकी सारे स्कूल्स की तो बात की। राइट नाउ कराची का टेम्परेचर इस 12 जो कि नहीं होता, नहीं नहीं होता, होता, नहीं नेवर होता। नेवर नेवर। तो इसमें जहाँ बहुत सारे स्कूल्स ऑनलाइन एजुकेशन की बात कर रहे हैं, वहीं पे एक बहुत बड़ी तादाद सरकारी स्कूल्स की भी है जहाँ पे बच्चे ठिठुरते कांपते पहुँचेंगे। और जाहिर सी बात है, हमें पता है कि वहाँ पे जो सहूलियात है उसका फुकदान है और वहाँ तो ऑनलाइन क्लासेस का जो है वो है ही नहीं सवाल। राइट राइट, एंड प्रॉबेबली कराची नीड टू रीथिंक कि हीटिंग सिस्टम्स भी होने चाहिए आपके स्कूल्स के अंदर, सेफ हीटिंग सिस्टम्स जहाँ पर बच्चे जब आएँ तो वो यू नो वार्म रहें पूरे दिन के लिए और बीमार ना हो जाएं। खैर, ओवर द वीकेंड और भी कुछ हुआ है जिसके बारे में फैसल हमें बात करने की ज़रूरत है। जी हाँ, बहुत We ज़्यादा weren't ज़रूरत expecting है that. और ज़रूरत तो इस बात की थी कि हम ये T20 सीरीज़ जीतते, Yeah. लेकिन ऐसा नहीं हुआ। पाकिस्तान और श्रीलंका के दरमियान जो T20 सीरीज़ हुई वो ड्रॉ तो हो गई, बीच में एक मैच जो था वो बारिश की नज़र तो हुआ, गई, वो तो बिल्कुल वॉश आउट हो गया। ये वाला मैच भी बारिश की नज़र हुआ, लेकिन पहले बारिश हुई आसमान से और उसके बाद बारिश हुई श्रीलंकन बल्लेबाजों के बल्ले से। जिस तरीके से बेरहमाना तरीके से इन्होंने कल पाकिस्तानी बॉलर्स को मारा है, ऐसा लग रहा था कि मोहम्मद वसीम जूनियर बॉलिंग नहीं कर रहे बल्कि कोई गली मोहल्ले का बच्चा बॉलिंग कर रहा है। कमेंटेटर बार बार ये ज़रूर कह रहे थे कि बिकॉज इतना ज़्यादा यू नो बारिश हुई Damp है, हो गया बॉल यार। ग्रिप करने की पोजीशन में नहीं है। तो हमने देखा कि वाकई ऐसा तो था जब पाकिस्तानी बॉलर बॉलिंग कर रहे थे, लेकिन जब दूसरी तरफ श्रीलंकन बॉलर्स आए तो सिवाय सलमान अली आगा के कोई भी जो है बैट्समैन टिक नहीं सका। Absolutely. एवरीवन वाज कमिंग, एवरीवन वाज गोइंग। सैम अयूब अगेन डिसअपॉइंटमेंट। Yeah. जब आप इतना बाहर के बॉल को बाउंड्री के बाहर नहीं फेंक सकते, फ़ायदा नहीं है। और इसके अलावा उस्मान खान की हम बात ना ही करें तो बेहतर है। आई डोंट रिमेंबर लास्ट टाइम उस्मान खान को हमने प्रेस किया किसी बड़ी टीम के खिलाफ मैच विनिंग इनिंग्स खेलते हुए। उस्मान खान ने भी वही किया और ये कहा गया था क्योंकि ये स्पिन के बेहतरीन प्लेयर हैं इसलिए इनको टीम में रखा गया है।
तो वो ना बेहतरीन रहे, ना प्लेयर ना रहे। स्पिन के प्लेयर रहे। अच्छा, दिस इज़ नॉट द फर्स्ट टाइम फैसल दैट वी हैव बीन सीइंग दिस इज़ हैपनिंग, बिकॉज़ हमें लगता है कि जब थोड़ा सा भी प्रेशर पाकिस्तानी टीम पर आता है, दे आर नॉट रेडी टू टेक इट। और कुछ दिन पहले ही कह रहे थे काफ़ी सारे लोग कि अच्छी बात ये होगी कि हम अपने लास्ट फ्यू मैचेस श्रीलंका में ही खेल रहे हैं। इसके अगर लास्ट फ्यू मैचेस हम श्रीलंका के अगेंस्ट अच्छा नहीं खेल रहे हैं, दे आर गोइंग टू बी अदर टीम्स एज वेल, वी आर नॉट गोइंग टू बी प्लेइंग ओनली श्रीलंका ओवर हियर। तो बात ये है कि भाई वर्ल्ड कप का इवेंट है और बहुत सारी बड़ी टीम्स ने आनी है, वो यहाँ पर खेले या नहीं खेले, वो वेल प्रिपेयर्ड आएंगे। तो अगर आप ज़रा सी अनसर्टन सिचुएशन लाइक दिस रेन एंड ऑल दैट, अगर आप इसमें अकोमोडेट नहीं कर सकते हैं, इसमें प्रोड्यूस नहीं कर सकते हैं, तो फिर उस प्रेशर में बड़ी टीमों के अगेंस्ट क्या प्रोड्यूस करने जाएंगे? इसी पे बात कर लेते और इसके साथ साथ जो रीजन में क्रिकेट पॉलिटिक्स चल रही है, उस सब पे भी हम जरा बात कर लेते हैं। क्रिकेट एक्सपर्ट अब्दुल गफ्फार हमारे साथ मौजूद है। गफ्फार, अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया, गुड मॉर्निंग, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। तो गफ्फार, ये जो कल हुआ है, मैं ढूंढ रहा था वो ऑलराउंडर जो हम लेकर आए थे शादाब की सूरत में, जो हमें मैच के उस पार लेके जाएगा। मैं ढूंढ रहा था वो उस्मान खान, जिसके हवाले से कहा गया था ये तो हम टीम में इसलिए डालते हैं क्योंकि स्पिन के खिलाफ अच्छा प्लेयर है। तो मैं ढूंढता ही रह गया, इन सारे प्लेयर्स को मुझे मिले नहीं। क्या कैसे समअप करेंगे कल का मैच पाकिस्तान के लिए? सबसे पहले सबको अस्सलाम वालेकुम, तो बखैर। वालेकुम और सलाम, गुड मॉर्निंग। परफॉर्मेंस जो है वो पाकिस्तान की बड़ी मायूसकुन रही। 12 ओवर में हमने 160 रन बना डाले। मैं पहले मैच में भी ये बात कर रहा था कि पाकिस्तान का जो बॉलिंग कॉम्बिनेशन है वो कुछ ठीक नजर नहीं आ रहा। उसकी वजह यह है कि हमें बहुत ज्यादा शौक है कि हम ऑलराउंडर्स की फौज भर्ती कर लें। आपके पास यूब मौजूद हैं, सलमान अली आगा मौजूद हैं, जो कि आपके कम से कम 4 से 6 ओवर कर सकते हैं स्पिन के, अगर आप चाहें। और यही एक अच्छी यूटिलाइजेशन होती है कि अगर आपके पास रिसोर्सेज हैं तो आप उनको इस्तेमाल करें। लेकिन ये रुझान है माइक हैसन की कोचिंग में। मैं समझ सकता हूँ कि ऑलराउंडर्स अच्छे होने चाहिए, लेकिन फिर ऑलराउंडर्स जो है वो टीम के बैलेंस के लिए बहुत ज़रूरी हैं। अब आप देखें कि पाकिस्तान के पास 4 या 5 बैट्समैन तक तो आप बिल्कुल श्योर है, क्योंकि बाबर आजम टीम में आ जाएंगे। वर्ल्ड कप की टीम भी आज या कल अनाउंस हो जानी है। हमने टीम इसलिए अनाउंस नहीं की अब तक कि हम पाकिस्तान श्रीलंका सीरीज का वेट कर रहे थे। 1 जनवरी के डेडलाइन में आपने भिजवा जरूर दिए 15 मुमकिन नाम, लेकिन कल की जो बॉलिंग परफॉर्मेंस है, मैं तो इस पर सिर्फ एक ही बात करूंगा। चाहे आप पहला मैच भी जब जीते, कि जब तक आप श्रीलंकाई कंडीशंस को वर्ल्ड कप में टीमों को अंडरस्टैंड नहीं करेंगे, आपके पास 2 स्पेशलिस्ट स्पिनर इन विकेटों पर नहीं होंगे। या तो आपके पास बहुत अच्छे फास्ट बॉलर्स हों, यानी आपके पास कोई बुमराह हैं, आपके पास कोई कमिंस हैं, स्टार्क हैं। लेकिन हमने देखा कि शाहीन की भी जो है ना वो लीडर ऑफ द अटैक वो परफॉर्मेंस नहीं है। गो कि जब वो आएंगे तो वो लीडर ऑफ द अटैक बन जाएंगे। बट मेरा ये ख्याल है कि अगर आप शादाब, नवाज, फहीम, बहुत सारे ऑलराउंडर्स खिलाते हैं कि जी हमारी भी हो जाए, बट आपकी बॉलिंग उससे सफर करे, और फिर शादाब खान एकदम से एंटर होते हैं वर्ल्ड कप से पहले, तो वैसे आप कॉम्बिनेशन को जो है वो आगे पीछे कर रहे हैं। तो मेरा ये ख्याल है कि आप एक आध मैच जीत कर जरूर खुश हो जाएं, जैसे श्रीलंका में हम पहला मैच जीते। बट आई डोंट बाय दिस कि आप स्पेशलिस्ट स्पिनर, वो भी मिस्ट्री स्पिनर के होते हुए, अब आप देखिए कि इस सीरीज के लिए आपने वर्ल्ड कप के स्पॉट को डिले करके रखा है। जी। बट आपने नागपुर को भी एक मैच दिया, एक मैच बारिश की नजर हो गया, समझ को आपने खिलाया ही नहीं। उस्मान को शायद आप लीग्स में तो एक्सपोज कर देते हैं, पूरी दुनिया उनको देख ले, लेकिन इंटरनेशनल क्रिकेट में हमने उनको कैसे खिलाना है ये हमें अब तक मालूम नहीं है। और मेरा ये ख्याल है कि पाकिस्तान की बॉलिंग अगर इसी कॉम्बिनेशन से आगे बढ़ी तो खुदा ना खास्ता वही होगा जो माजी में वर्ल्ड कप के मैचेस में होता रहे। फहीम अशरफ, नवाज, शादाब कभी भी वर्ल्ड कप के मैचेस में बड़ी टीमों के खिलाफ मैच विनर या गेम टर्नर नहीं रहे हैं। अगर हमने इस चीज को नहीं किया तो एक मरतबा शायद फिर वर्ल्ड कप के बाद जो है ना वो हम सिर्फ टीम की कारकर्दगी का पोस्टमार्टम ही करते ना रह जाए। अच्छा, माइक हैसन जब आए थे उसके बाद उन्होंने कुछ ड्रास्टिक चेंजेस किए थे। अपेरेंटली ऐसा लग रहा था कि वो एक जो काइंड ऑफ सो कोल्ड एक ग्रुप है उसको ब्रेक करना चाहते हैं जो शायद परफॉर्म नहीं कर रहा, जिसमें या उनके मुताबिक परफॉर्म नहीं कर रहा। लेट्स से बाबर आजम, लेट्स से रिजवान, लेट्स से शादाब एज वेल। ऑल ऑफ अ सडन राइट बिफोर वर्ल्ड कप उनको क्या महसूस हुआ? आपको लगता है कि वो शादाब को यूँ लेकर आए, और अगर उन्होंने भी यही करना था तो बाकी भी यही करते रहे, देन व्हाट्स द डिफरेंस? बिल्कुल सादिया, देखिए सुफियान मुकीम की अगर आप परफॉर्मेंस देखें एज अ स्पेशलिस्ट स्पिनर, आपने टोटली उसको निगलेक्ट कर दिया। आपने अब्बास आफरीदी के जबरदस्त T20 के जो नंबर हैं उनको भुला दिया है। वो लड़का कर रहे हैं, अच्छा खासा पोटेंशियल है, ऑलराउंडर पोटेंशियल है, बड़ी कहते हैं ना स्पिरिट से खेलता है। बट आप उस्मान तारिक को ले आए। चलिए अब जो हो गया ये भी हमारी मतलब खिलाड़ी हैं, तो मैं माजी में ज्यादा नहीं जाऊंगा जिनको हमने ड्रॉप किया, लेकिन इसका जिक्र बहुत जरूरी था कि आपने किन खिलाड़ियों को आजमाया। Yeah. आप लड़कों को चांस देते हैं,
और उसके बाद फिर उनको गायब कर देते हैं। यही आपने किया इरफान खान नियाजी के साथ। हसन एब्सोल्युटली। नवाज यस। आपने कंसिस्टेंट खिलाया, बट अभी तक अब आप देखें कि आज वर्ल्ड कप की स्क्वाड की अनाउंसमेंट आज होनी है, कल होनी है, बाकी दुनिया कर चुकी है, हम अभी तक इंतजार कर रहे हैं कि हमारा वर्ल्ड कप स्क्वाड कब आएगा। उसकी वजह यही है कि आप श्योर ही नहीं है। आप ख्वाजा नाफी को डेब्यू करा रहे हैं वर्ल्ड कप से पहले आखिरी मैच में, और शायद या आप उसको टीम नहीं है, कुछ नहीं पता है, नहीं या है, बट दैट इंडिकेट कि आपने अपने खिलाड़ियों पर भरोसा करना भी नहीं सीखा है। आपके पास मैच फिनिशर सादिया नहीं है वर्ल्ड कप के अंदर, आपको नहीं पता छठे सातवें गफ्फार पर। भाई, प्रॉब्लम यह है कि हमारे पास मैच फिनिशर कैसे होगा, क्योंकि हम मैच फिनिश जो है, इफ़ यू रिमेंबर, ज़्यादा दूर नहीं जाते, 90s में चले जाते हैं। माइकल बेवन से लेके माइक हसी तक ये मैच फिनिशर होते हैं ना। हमारे पास पाकिस्तान में अब्दुल रज़ाक मैच फिनिशर होते हैं, हमारे पास इंडिया में हार्दिक पांड्या मैच फिनिशर होते हैं। इनकी प्रॉपर पोजीशन होती है मैच फिनिश करने वाली, इनको रोल पता होता है। हमारे यहाँ मैच फिनिशिंग पोजीशन पे हम खुशदिल शाह को लगाते हैं, जिनका पता नहीं रोल क्या है। चले, उन अल्लाह का शुक्र है, छुटकारा इफ्तिखार से और इनसे पड़ा। अब हमने मैच फिनिशिंग पोजीशन पे लगाया किसको है? हमने लगाया ख्वाजा नाफे को, जो ऊपर के नंबर पे खेलते हैं। हमने लगाया हसन नवाज को, जो ऊपर के नंबर पे खेलते हैं। जो ऊपर के नंबर पे खेल रहा है उसको बाकियों को एकोमोडेट करने के लिए नीचे ले जाओ, और उससे फिर एक्सपेक्ट करो कि मैच फिनिश करेगा। वो नहीं करेंगे। ये इन खिलाड़ियों की नहीं है गलती, ये उन हाफ कुक्ड, हाफ रॉ मील्स की गलती है जो कि हम बना के पेश कर रहे हैं। माइक हैसन, नहीं चलेगा इस तरह। और वर्ल्ड कप में भी आई फियर, जो आप बात कर रहे थे ना, वैसे रहेगा कि आखिर में हम यही कह रहे होंगे कि काश ऐसा हो जाता, काश वैसा हो जाता। बिल्कुल सही पॉइंट है आपका। देखिए, लेकिन जो चीज आपने चले कर ली ना, फैसल उस पर तो कायम रहे ना। अब इरफान यादी आपके पीएसएल में एक ऐसा प्लेयर निकला जिसकी ना सिर्फ हमने मैच फिनिश एबिलिटी देखी, फील्डिंग बहुत अच्छी कर लेता है। आप पीएसएल कितना मर्जी सेलिब्रेशन कर लें फैसल, लेकिन अगर आपकी टीम ही अच्छी ना हो या आप उन लड़कों की तरह खिला ना सके, तो फिर आप चाहे 1.5 अरब की टीम बेचें या 2.5 अरब की बेचें, लेकिन आपने सब कुछ वहीं के धरा का धरा रह जाता है अगर आपकी टीम वर्ल्ड कप जैसे इवेंट में अच्छा ना खेले। अफसोस ये है सिर्फ इस चीज का कि पिछले काफी अरसे से अब तो ये होता आ रहा है, और हमने लड़कों को चांसेस भी दिए, लेकिन हमने उन सबको जाया किया। आप देखिए, हैदर अली हैं, इफ्तिखार अहमद हैं, खुशदिल शाह हैं, आसिफ अली ने चंद मैचेस जरूर फिनिश किए थे, बट फिर वो शायद T20 में अब नहीं है, इंटरनेशनल फॉर्मेट में। लेकिन आप ग्रूम करते हैं मैच फिनिशर को, और उसको आप ये नहीं सोचते कि वो हर मैच में आपको रन करके देगा या आप उसकी एवरेजेस मेंटेन करवाना शुरू कर दें। आपको एक खिलाड़ी पे जो है ना, उसको आपको ना स्टक करना पड़ता है। इस राइट। केस में पास तो चलिए, अगर आपने ऐसा ओपनर नीचे ले ही आए थे और टीम की जरूरत थी, तो आपने उसको 1 या 2 इनिंग की बुनियाद पर फिर बार कर दिया। अभी बांग्लादेश प्रीमियर लीग में उसने परसों एक बहुत ही मुश्किल विकेट पर एक अच्छा मैच जितवाया, और ये इसीलिए वो जितवा रहा था क्योंकि उसको खेल कर एक्सपीरियंस हुआ है, और खिलाड़ी गलतियों से सीखता है, वो भी जब एक यंग प्लेयर है जो पहली मर्तबा टीम में आया है। बट मैं ये रुझान यार, इसको ले आओ, ये शायद कुछ कर दे, अच्छा नहीं ऐसा करते हैं कि इसको ले आते हैं, फिर आपको याद होगा कि आपने साहबजादा फरहान से पहले ओपन करवाया, सॉरी कीपिंग कर, अब आप ख्वाजा नाफे से कीपिंग करवा रहे हैं। एब्सोल्युटली। प्रॉपर विकेट कीपर नहीं है। आपने रिजवान के होते हुए बिला वजह के एक्सपेरिमेंट किए। उस्मान खान आईपीएसएल के बाद और इंटरनेशनल क्रिकेट में कामयाब ना होने के बाद बिल्कुल साइडलाइन हो गए थे, और आप एंड गफार, टू बी वेरी ऑनेस्ट, अगर देखा जाए तो रिजवान हैज़ बिन मोर कंसिस्टेंट देन बाबर आजम। तो अगर बाबर आजम को लेकर आना है, फिर रिजवान की जगह भी बनती है। दैट्स वन पार्ट ऑफ इट। द अदर पार्ट ऑफ इट, जो मुझे आपसे सवाल करना है, वो एक्चुअली इस पर भी जवाब दीजिएगा, लेकिन अब मुझे पूछना है कि T20 वर्ल्ड कप में क्या होने जा रहा है। डू यू थिंक पाकिस्तान हैज ऑफर्ड इट्स ग्राउंड, बांग्लादेश डजंट वांट टू गो टू इंडिया? कितना बड़ा ब्लो हो सकता है आईसीसी के लिए, और क्या वाकई ही बांग्लादेश को इजाजत मिल जाएगी इफ दे डोंट गो, या सैंक्शंस लगाएंगे, फाइन्स होंगे? रिजवान वाला पॉइंट मैं फिनिश कर लूं। अनफॉर्चुनेटली ऑस्ट्रेलिया जाकर उनकी परफॉर्मेंस वो नहीं है, लेकिन डोंट फॉरगेट कि एक्सपीरियंस कितना है और वो विकेट कीपर कितने आला है। और आपकी एक गलती, आप देखिए कल आपने मेंडिस का एक कैच ड्रॉप किया और उसके बाद उनको मोमेंटम मिल गया, तो एक मोमेंट T20 का ना, खासतौर पर विकेट कीपर की गलती या रनआउट का चांस आपको पूरा का पूरा मैच ही पीछे कर देता है। और हमें इस हालात में जब हमारे पास ऑप्शन नहीं है, आई थिंक वी शुड गो फॉर द स्पेशलिस्ट विकेट कीपर, जो कि इस वक्त मुझे रिजवान बेहतर लगते हैं। जो आपने बांग्लादेश, इंडिया और आईसीसी की बात की सादिया, तो यकीन तौर पर पाकिस्तान ने ये एग्जाम्पल सेट की, और ये भारत की इतनी खेल दुश्मनी है कि हद हो गई थी चैंपियंस ट्रॉफी में, क्योंकि आईसीसी दुनिया भर में वो पैसे के लिए, स्पॉन्सर्स के लिए, अपने ब्रॉडकास्टर्स के लिए जो है वो पाकिस्तान से खेलते हैं, बट पाकिस्तान आने से उनको तकलीफ थी। मुझे याद है, आपको याद है, फैसल को याद होगा कि पाकिस्तान ने तो आखिर तक कोशिश की, इवन आईसीसी ने कोशिश की, समझाया कि पाकिस्तान में आकर खेल लीजिए, पाकिस्तान में आकर खेल लेगा। लेकिन मैं समझता हूँ कि यहाँ पर मोहसिन नकवी और पीसीबी को फुल मार्क्स हैं कि पहले क्रिकेट बोर्ड हम बने दुनिया में जिसने भारत की जो एक
इजारादारी है दुनिया में, उसको उसको ठीक ठाक चैलेंज किया। किया और उनको ऐसी पोजीशन पर ला खड़ा किया जहां वो ये बोल नहीं सकते कि शायद पाकिस्तान से वो बेहतर हैं। हमने बिल्कुल इक्वल टर्म से बात की है और बांग्लादेश ने भी ये देख लिया कि अगर आप हमारे प्लेयर को एक तरफ उनके ये आर्गुमेंट आ रहे हैं, कुछ उनका मीडिया, कुछ उनके जो क्रिकेटर्स हैं कि जी बांग्लादेश पाकिस्तान का कंपैरिजन नहीं है। सर कैसे कंपैरिजन नहीं है? आपने मुस्तफिजुर रहमान को सियासी बुनियादों पर ही बार किया है, आपने खेल की बुनियाद पर बार नहीं किया। जब आप किसी को तकलीफ देंगे, उसको डिसीजन मेकिंग करके वर्गलाएंगे, उसको उकसाएंगे, प्रोवोक करेंगे, तो वो रिएक्ट करेगा। बांग्लादेश ने आई थिंक अपनी डिग्निटी के लिए बड़ा अच्छा किया, लेकिन कल मैं देख रहा था कि बांग्लादेश के अंपायर फिर इंडिया न्यूजीलैंड के मैच में जाके अंपायरिंग भी कर रहे थे, जी। तो मुझे बांग्लादेश की भी कहानी समझ नहीं आ रही और ऐसे लगता है जैसे वो आधे मतलब प्रोटेस्ट में है, आधे कहीं ना कहीं डर रहे हैं, क्योंकि एक बात ये मानने वाली बात है कि वो पाकिस्तान दोबारा नहीं है, पाकिस्तान इंडिया मैच जैसी वैल्यू उनके पास नहीं है, तो शायद वो उतना ज्यादा प्रेशराइज नहीं कर सकते। बट आईसीसी के कवानीन में ये चीज तो मौजूद है, आप दोनों को पता है कि अगर गवर्नमेंट इजाजत ना दे तो फिर आईसीसी आपको पुश नहीं कर सकता, और ये एग्जांपल भारत ने आईसीसी से सेट करवाई है। बट लोगों ने बात जरूर कल की, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि आईसीसी इस मौके पर 11th आवर पर, क्योंकि आईसीसी के अपने प्रोटोकॉल्स हैं, उन्होंने एक दफा आपके लिए और सबके लिए अनाउंस कर दिया है कि 2 होस्ट कौन है। तो आई थिंक श्रीलंका एक बैकअप ऑप्शन रहेगा, लेकिन बांग्लादेश को अगर कुछ करना है तो मेरा ये ख्याल है कि फिर आधा काम ना करें। कल आपका अंपायर इंडिया में जाके जब अंपायरिंग कर रहे हैं जी। तो फिर आपने कि आप जो है ना वो थोड़ा सा यहाँ पे रुके भी हुए हैं, तो ऐसे काम नहीं चलेगा। अगर स्टेप लेना तो पाकिस्तान की तरह नहीं, आईसीसी के पास जाएं, शेड्यूल की अनाउंसमेंट तक रुकवा दें, सारा कुछ कर दें, बोले हम खेलेंगे नहीं, फिर आईसीसी आपकी बात सुनेगा। अगर आप अंपायर भेज देंगे, दोनों तरफ खेलेंगे, तो फिर आप अपना केस भी उसमें गफ्फार भाई देखना ये भी है कि गालिबन आज जयशाह जो है वो जाके मीटिंग करेंगे बीसीसीआई से और कुछ निकालने की कोशिश करेंगे, इसमें हल देखते हैं, हल निकलता है निकलता। बहुत शुक्रिया अब्दुल गफ्फार, स्पोर्ट्स एनालिस्ट हमारे साथ मौजूद थे और क्रिकेट में होने वाली जो हलचल है उस पर अपना तजिया दे रहे थे। वेल कुछ और भी स्टोरीज हैं आपके साथ शेयर करेंगे, लेकिन एक ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। एक बार फिर आपको कहेंगे खुशामदीद। कुछ सियासी नाश्ते की बात कर लें तो कराची की सियासत में इतवार का दिन महज एक जलसा नहीं था, एक सवाल था, एक नहीं कई सवाल थे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की कराची आमद, सरकारी इस्तकबाल, अजरक और टोपी, सिंध हुकूमत ने दरवाजे बंद नहीं किए और लोगों ने इसको बड़ा अप्रिशिएट किया। बाग जना में जलसे की इजाज़त भी मिली, लेकिन फिर सवाल ये कि सादिया ये मामला सड़क तक आखिर क्यों पहुंचा? एब्सोल्युटली है। अच्छा मसला ये है फैसल की इंतज़ामिया ये कह रही है कि जलसा ग्राउंड में होना था, तो फिर सड़क पर आप लोग क्यों आए? पीटीआई का मौक़िफ़ ये है कि रास्ते बंद किए गए, कारकुन को रोका गया, गिरफ्तारियां हो गई और इसी दौरान एक और पेशरफ ये सामने आई कि पेशावर में 9 मई के वाक़यात पर पंजाब फोरेंसिक साइंस लेबॉर्ट्री ने वीडियोज़ की तस्दीक मुकम्मल कर ली है और वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी समेत कामरान बंगश है, तैमूर छगड़ा हैं और इरफान सलीम की मौजूदगी की तस्दीक भी हुई है। अब एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम सवाल ये बन रहा है कि 9 मई की जो कानूनी पेशरफ्त है और कराची की जो सियासी सरगर्मी है वो एक ही लाइन में आगे बढ़ रही हैं या फिर इसमें कुछ और समझ में आ रहा है बिटवीन द लाइंस? आपने जब 9 मई की बात की तो मुझे उसके कुछ जो झलकियां हैं ना वो कल नज़र ऐसे भी आई कि मुश्तइल लोगों ने DSNGs पे पथराव किया, मीडिया चैनल्स की, जो कि बिल्कुल भी काबिल कबूल नहीं। पथराव तो बिल्कुल भी काबिल कबूल नहीं है। आखिर कब हम उस पॉलिटिकल मेजॉरिटी की जानिब जाएंगे जहाँ पे किसी के इख्तलाफ को हम पत्थर से दबाने के बजाय उसका मुंह से जवाब दें, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। दिस वॉज वेरी वेरी अनफॉर्चुनेट। रास्ते किसी और ने बंद किए और भुगतना किसी और को पड़ा। दिस वॉज वेरी अनफॉर्चुनेट। इस पर फिर सिंध हुकूमत ने नोटिस भी लिया। तो इस सब पे हम बात कर लेते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर तज़्ज़िकार और एंकर पर्सन नादिया मिर्ज़ा। अस्सलाम वालेकुम नादिया, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए ना। वेरी गुड मॉर्निंग टू यू। अच्छा, जब वज़ीर आला KP को कराची आमद पे इस्तकबाल और शहर में नक़्ल हरकत की इजाज़त मिल चुकी थी, तो फिर क्या हुआ? जलसे पे इसरार क्यों किया गया? क्या कारकुनों से मुलाकात और मीडिया के ज़रिए पैगाम देना आपको लगता है काफ़ी नहीं था? देखिए बात आपकी ठीक है कि उनको आने की इजाज़त भी दी गई। इजाज़त तो खैर ज़ाहिर है देनी थी या नहीं देनी थी, वो एक दूसरे सूबे में आ रहे थे, लेकिन उनको वार्म वेलकम किया गया। लेकिन डेफिनेटली जब कोई भी मुखालिफ सियासी जमात या अपोजिशन की हो या इवन हुकूमत की हो, सही हो, कोई भी सियासी जमात जब आती है तो वो
मैक्सिमम अपनी एक्टिविटीज़ वहाँ पर करना चाहती है, मैक्सिमम इवेंट्स अपने करना चाहती है। तो ये था। ताहम ये ज़रूर है कि पीटीआई को बड़े अरसे बाद एक स्पेस दी गई थी, एक मौका दिया गया था, उसको उन्होंने बड़ा फूक के कदम रखना था, जिसमें वो कुछ हद तक यकीनन नाकाम हुए हैं। ये वाला जो जेस्टर उन्होंने शो किया कि जब आप वहाँ पर पहुँचे, जो हर कोई आपको एक तरह से हर जगह से आपको दुत्कार मिल रही थी, और एक जगह पे अगर आपको इज्जत दी गई और आपको वार्म वेलकम किया गया, आपको उसका पास रखना चाहिए था, जो कि शायद उसमें रखने में नाकाम रही है। कोशिश ज़रूर थी उनकी कि जलसा भी करें, उनका राइट भी है, लेकिन मेरा ख्याल है कि इस स्पेस को उन्होंने बड़ा नपे तोड़े, बड़ा कैलकुलेटेड इस्तेमाल करना चाहिए था, जिसमें मुझे बाज़ाहिर ये लगा है कि वो नाकाम रहे। ख़ासतौर पे जिस जगह पर आप आए हैं और जिसने आपको बड़ी मुश्किलों के साथ या बड़े खुले दिल के साथ, मुश्किलों इन अ सेंस कि डेफिनेटली आपको पता है जहाँ भी वो जा रहे हैं तो इतनी आसानी से उनको स्पेस नहीं मिल रही, अगर मिल गई थी तो उसका तरीके से इस्तेमाल करना चाहिए था, जो वो नहीं कर सके। आपको क्या लगता है नादिया कि अगर सिंध हुकूमत की जानिब से बाग़ जुना में जलसे की इजाज़त इतवार के रोज़ दे दी गई थी, तो फिर तसादुम की सूरत हाल क्यों पैदा हुई होगी? क्या इंतज़ामी नाकामी भी है, या इसके पीछे कोई पीटीआई की सियासी हिकमत अमली, ओ मे बी सिंध हुकूमत की कोई सियासी हिकमत अमली हो सकती है क्या? देखिए, मसला यहाँ पर यह है कि जो पीटीआई के जो लोग हैं ना, वो जज्बाती ज़्यादा हैं। वो अगर उनसे ये बात करो ना कि ये सियासत ऐसी नहीं होती, आपको सियासत नहीं आती, तो कहते जी हम सियासत नहीं कर रहे। भाई आप सियासत ही कर रहे हैं, आपको सियासत कर रहे हैं, आप इस मुल्क में सियासत कर रहे हैं, आप इस मुल्क के जो सियासत के नॉर्म्स हैं उसको आपको फॉलो करना पड़ेगा, अदरवाइज़ आपका यही हाल होगा जो आपका हुआ है। आप यहाँ पर आए थे, पीपल्स पार्टी जैसी सियासी जमात से आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं? अगर उन्होंने आपको दी थी, जगह दी थी, आपको वार्म वेलकम किया, आपके साथ मुलाकातें की, आपको एयरपोर्ट पे जाके आपको रिसीव भी किया, तो उसका जवाब भी आपको उसी सियासत से देना चाहिए था। अगर आपको उनके ख़िलाफ़ कुछ कहना भी चाहिए, बाग़ जिना का उन्होंने चलो आप थोड़ी देर के लिए, मैं एक बात करती हूँ, आपको इजाज़त नहीं दी आपको एंटर होने की, आपने इतना शोर हंगामा डाला, आपने अपने कारकुनों को चार्ज कर दिया, आपने ट्विटर पे वीडियो शेयर करनी शुरू कर दी। ये बात तरीके से अफ़ाम तफ़हीम से कर देनी चाहिए थी। मेरा ख्याल है कि पीटीआई को बहुत ज़रूरी है कि वो थोड़ी सी सियासत सीखे। ये इसरार करना कि जी अंदर का एनओसी है तो हम रोड पे करेंगे, आपको इस वक्त हाल ये था कि अगर वो आपको ये कहते ना कि आप छोटा सा एक अंदर जाके एक जलसा कर लें, तो आपको करके वो खामोशी से निकल जाना चाहिए था। सालों बाद ये मौका मिला, जिसको आपने, मुझे लगता है कि आपने एक और पॉलिटिकल एक्टिविटी को अपनी जो है वो उसको ज़ाया कर दिया, होने वाली को एक तरीके से होनी चाहिए थी। आपका जो इसरार था कि हम सड़क पे करेंगे, हम इस तरह से करेंगे, हम उस तरह से करेंगे, आप जिस पोजीशन पे हैं उन पे आप आए, तो कंडीशंस आपको अभी जेब नहीं देती, तो मैं नहीं कहूँगी आपको अभी सूट नहीं करती, या अभी आप को करनी ही नहीं चाहिए थी। मुख्तसरन नादिया, अब ये भी एक इशू है ना कि पीटीआई ने क्या दानिस्ता तौर पे सड़क पे जलसे का तासुर दिया और हुकूमत को दबाव में लाने की कोशिश की, या फिर ऐसा भी तो हो सकता है ना कि ये सब इंतज़ामिया की जानिब से अचानक जो रुकावटें डाली गई, बॉटल नेक कर दिया गया और उसके बाद बबल बस्ट हुआ? देखिए, इंतज़ामिया की जानिब से ये सियासत है। देखिए, अच्छा भी होता है, कड़वा भी होता है, पीठ थपथपाई भी जाती है और थोड़े से धक्के भी दिए जाते हैं। यही इस मुल्क में सियासत चलती है। पीपल्स पार्टी ने एक तरफ बड़ा अच्छा एक जेस्टर दिया, हर जगह वाह हो गई, तो आप क्या समझे थे कि आपको प्लेट में हलवे रख के मिल जाएंगे? ऐसा नहीं होता। मेरा ख्याल है कि यहाँ पर जो बात ये है कि जी इंतज़ामिया ने ये किया, तो आपको हकीकत इंतज़ामिया ने किया, लेकिन उसमें एनओसी आपको लेट मिला, तो थोड़ा सा आपको इसमें तहम्मुल से काम लेना चाहिए था। मैं इस बात को बिल्कुल बाय नहीं करती कि कराची जैसे शहर में आपको लास्ट मोमेंट पे आप इंतज़ामात नहीं कर सके। कराची तो जागता है, कराची तो सारी रात जागता है, और आपका इतना असर व रसूख पीटीआई की जो कराची की क़यादत है उनका ज़रूर वहाँ पर होगा कि वो किसी को भी फ़ोन करके रातों रात वहाँ पे इंतज़ामात करवा लेते हैं। पीटीआई ने ये क्यों नहीं किया? एक हाइप क्रिएट करने के लिए किया, या पीपल्स पार्टी का ये आर्ग्यूमेंट मुझे थोड़ा सा उसमें वेट लगता है कि शायद पीपल्स पार्टी की बहुत ज़्यादा वाह हो रही थी, तो शायद पीटीआई को ये भी काबिल कबूल ना हो। अच्छा, तो इसलिए मेरा ख्याल है ये सारी चीज़ें हुई हैं, लेकिन ये ना होती, एक जो 2 दिन एक अच्छे गुजरे, उसी तरह से अगले एक दिन भी अच्छा गुजर जाता, तो शायद ज़्यादा बेहतर होता। ठीक। और पीटीआई कारकुनों की जो गिरफ्तारियां हुई हैं, पुलिस कार्रवाइयों ने पीटीआई के सियासी बयानिए को क्या मजबूत किया है या कमज़ोर किया है? क्या इससे अवामी हमदर्दी बढ़ेगी नहीं पीटीआई की तरफ? देखिए, पीटीआई के कारकुनों की जो गिरफ्तारी हुई, उन पे अगर लाठीचार्ज हुआ, शेलिंग हुई,
वो एक हमदर्दी तो समेट सकते हैं, लेकिन आप अपना बयानिया कोई आप नहीं बना सके, बल्कि आपने, मैं ये कहती हूँ कि उनके लिए उनको ज़्यादा डैमेज हुआ। क्या देखिए, वजह जो भी हो, कोई ये नहीं देखता कि अच्छा क्या हुआ था, क्यों हुआ था, लेकिन जब आप सिंध में आए तो आपके साथ झगड़ा हुआ। जब आप सिंध में आए तो फिर आपने सड़कों पे तमाशे किए, ट्रैफिक जैम हुआ, लोगों की नकलो अमल में जो है वो मुश्किलात लोगों को करने का सामना करना पड़ा। इंतज़ामिया वहाँ पर मजबूर हुई, लॉ एंड ऑर्डर आपने अपने हाथ में लिया। तो मेरा ख़्याल है कि ये जो बयानिया जो था वो आपका वहाँ पर ऐसा सच नहीं बिका, ताहम ये आपको डैमेज हुआ कि आप जहाँ जाते हैं वो ये करते हैं। गमले टूटे, ये बात नहीं होती कि वजूहात क्या बनी, लेकिन वजूहात जो आप इंप्रेशन लेके जा रहे हैं या इंप्रेशन छोड़ के जा रहे हैं, वो फिर आप ये छोड़कर जाएंगे कि जी आपकी वजह से लॉ एंड ऑर्डर लोगों ने हाथ में लिया। देखिए, जब आप कारकुनों को गरमाते हैं ना, तो फिर वो किसी के काबू में नहीं आते। तो मेरा ख्याल है कि यहाँ पर जो है वो आपका बयानिया भी कमज़ोर हुआ। हमदर्दी या एक सिंपथी कार्ड आपको ज़रूर मिलेगा, लेकिन उसके साथ साथ वो जो डैमेज और जो आपके साथ मंसूब किया जाता है, जो टैग किया जाता है कि जहाँ आप जाते हैं अफरा तफरी होती है, लॉ एंड ऑर्डर लोग हाथ में लेते हैं और तूफान बदतमीजी होता है, उस टैग को नादिया, जैसे कि आपके भी इल्म में होगा कि फॉरेंसिक हुआ है, और फॉरेंसिक के जो रिपोर्ट वीडियोस की रिपोर्ट्स हैं उसमें सीधा सीधा सामने आ रहा है कि 9 मई केसेस में वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल अफरीदी नामज़द हैं। एक तरफ ये चीज़ सामने आई है, दूसरी जानिब उनका अपने सूबे से बाहर जाकर एहतजाजी सियासत करना आइनी अखलाकी सियासी तौर पर दरुस्त हकमत अमली समझती? देखिए, आइनी तौर पर, अखलाकी तौर पर या सियासी तौर पर, तो आइनी तौर पर तो कोई गलत नहीं है कि एक सूबे का वज़ीर आला जो है वो दूसरे सूबे में जाके कोई कैंपेन करे। अखलाकी तौर पे भी वो गलत नहीं है, शायद मेरा ख्याल है कानूनी तौर पे भी वो गलत नहीं है। लेकिन पीटीआई की क़यादत को ये सोचना होगा कि पीटीआई जिस सूबे में हुकूमत कर रही है वहाँ पर गवर्नेंस के बड़े सीरियस जो है वो चैलेंजेस हैं, ख़ासतौर पे लॉ एंड ऑर्डर के, टेररिज्म के बड़े सीरियस चैलेंजेस हैं। तो बजाय इसके कि पीटीआई का या खैबर पख्तूनख्वा वज़ीर आला जो है वो, एक तो वज़ीर आला है ऐसे सूबे का जहाँ पे बहुत ज़्यादा चैलेंजेस हैं, गवर्नेंस के भी मामलात हैं, टेररिज्म के भी मामलात हैं, लॉ एंड ऑर्डर के वहाँ पर मामलात हैं, उनको फिक्स करे, उनको एड्रेस करे, बजाय इसके कि वो पीटीआई की रिवाइवल का भी बेड़ा जो है वो अपने कंधे पे उठा ले। तो मेरा ख्याल है कि पीटीआई को अपनी सिफों में कोई और वंडर बॉय तलाश करने की ज़रूरत है। इतना ज़रूरत से ज़्यादा बोझ ना डालें। वो जो जिस सूबे के वो सरबराह, वो सूबा जो है वो उनकी नेग्लिजेंस का बोझ बर्दाश्त नहीं कर सकता। तो ऑल्दो के सियासी तौर पे भी गलत नहीं है। आप आई एग्री विद यू नादिया, एंड एट द सेम टाइम वंडर बॉय के साथ साथ दूसरी चीज़ ये, जो शायद वो आफरीदी साहब की पावर क्लेम करना चाह रहे थे वो हो पाती, रीज़नेबल क्राउड आपने पुल कर लिया था। मेरे ख्याल में साइड में जो गेन करने की कोशिश की जा रही थी पीटीआई की जानिब से, वो उनके गले पड़ गया। विद दैट हम एक छोटा सा ब्रेक करें, दोबारा हाजिर होंगे। See you after this. दुनिया बोल है, मैं आपको कहते हैं एक बार फिर खुशामदीद। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा, इससे पहले हम सिंध और कराची की सर्दी की तो बात कर ही चुके हैं। इट्स अबाउट द टाइम कि हम पंजाब की सूरत हाल का भी जिक्र करें, जहाँ शदीद ठंड है और वहाँ भी ये अनप्रडिक्टेबल था कि इस तरह की ठंड बाय द मिड ऑफ जनवरी वहाँ पर आ रही होगी। लेकिन उसकी वजह से हुआ ये है कि निज़ाम ज़िंदगी जो है वो स्लो डाउन हो गया है। मोटरवेज़ हम देख रहे हैं कि लोगों को घर से निकलते हुए फिगर आउट करना होता है कि कौन सा मोटरवे बंद है, कौन सा खुला हुआ है, एंड अगर मोटरवे खुला भी हुआ है तो उन्हें टाइमिंग्स का अंदाज़ा लगाना होता है कि ऐसी टाइमिंग्स पे घरों से निकलें जब रोड्स क्लियर हो, ताकि वो किसी भी किस्म की एक्सीडेंट से या और कोई डिफ़िकल्टी से बच सकें। और मेरे ख्याल में यही नॉर्मल भी है कि लोग इस वक्त सूरत हाल का जायज़ा लेकर ही घर से निकलें और अपना ख्याल भी रखें। जी हाँ, बिल्कुल। लेकिन इस सब के बावजूद, इन तमाम तर इंफॉर्मेशन गिविंग के बावजूद चीज़ें जो है वो ठीक नहीं होती। क्यों, इस सब पे हम बात कर लेते हैं। एसएसपी मोटरवे पुलिस सज्जाद अहमद भट्टी हमारे साथ मौजूद हैं। सज्जाद साहब, अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। उम्मीद करते हैं आप खैरियत से होंगे। सज्जाद साहब, हर साल मौसम सरमा में धुंध के बायस मोटरवेज़ बंद होती हैं, हर साल ये एडवाइजरीज जारी की जाती हैं, हर साल लोगों को इंतबाह जारी किया जाता है। क्या मोटरवे पुलिस की तैयारी जो है वो पूरी होती है या सिर्फ वो महदूद रहती है आर्जी अहकामात तक? ये मैं इसलिए कह रहा हूँ बिकॉज एक्सीडेंट्स नहीं रुकते हैं। जी, थैंक यू। मोटर पुलिस जो है वो बिल्कुल प्रोएक्टिव है, रेडी है, उसके अरेंजमेंट्स जो है तमाम इन प्लेस हैं।
हमारी डिप्लॉयमेंट जो है वो एज पर SOP वहाँ अवेलेबल होती है। तो आपने राइटली पॉइंट आउट किया कि जो कि पब्लिक जो है जो रोड यूजर हैं, कम्यूटर्स हैं, वो सम टाइम उन हिफाजती जो तदाबीर हैं उनके अडॉप्ट नहीं करते, जो सेफ्टी मेजर्स हैं वो नहीं लेते, तो सम टाइम अनफॉर्चुनेटली एक्सीडेंट्स हो जाते हैं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जो मोटरवेज हैं वो चूँकि टाइमली बंद कर दी जाती हैं, हमारी जो वहाँ डिप्लॉयमेंट होती है वो नाइट टाइम मॉनिटर कर रही होती है, और जो ही विजिबिलिटी ड्रास्टिकली कम होती है तो मोटरवेज को बंद कर दिया जाता है। तो जो अल्टरनेट रूट्स हैं, जो नेशनल हाईवेज हैं, वो ओपन होते हैं, तो वहाँ पर भी क्योंकि हमारी डिप्लॉयमेंट होती है, मौजूद होती है, तो वहाँ पर भी जो हमारा AOR है अल्हम्दुलिल्लाह कोई इस तरह का मेंशनेबल जो है कोई बड़ा एक्सीडेंट नहीं हुआ। बट ये है कि जो टर्शरी रोड्स हैं, जो लिंक रोड्स हैं, उन पर इस तरह के एक्सीडेंट्स हो जाते हैं, तो उसमें हमारी हिफाजती तदाबीर जो है वो बहुत ज़रूरी है। और मोटर पुलिस, जैसे आपने सवाल किया है कि वो उसने एडवाइजरीज जो हैं वो अपडेट की होती हैं, जो पाकिस्तान मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट है उनके साथ हमारा कोऑर्डिनेशन होता है, बाकी भी जो रेस्क्यू इदारे हैं उनके साथ होता है। तो हम जो है इसके साथ मैं आपको बताता चलूँ बल्कि आपके प्रोग्राम के तवज्जुह से जी कि एक QR कोड है, जैसे आप बता रहे थे कि इन्फॉर्म्ड हैं ताकि, तो QR कोड हमारा है जो हमने डिसमिनेट किया है, तो उसको अगर आप किसी स्मार्टफोन से जो ही स्कैन करते हैं तो जितने भी हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स हैं वो सारे आप उनके साथ कनेक्ट हो जाते हैं, और आप मॉनिटर कर सकते हैं कि इस वक्त पाकिस्तान में जो मोटरवेज हैं, नेशनल हाईवेज हैं, कौन कौन सी मोटरवेज बंद हैं, विजिबिलिटी का क्या स्टेटस है, फोक का क्या इशू है। तो मतलब टू स्टे इन्फॉर्म आई विल एडवाइज कि आप लोग जो ज़रूर इसको QR कोड I'm इसको doing it ज़रूर right यूज़ now. करें। हाँ, आई एम श्योर ये लोग बहुत सारे अक्रॉस लाहौर, तो आई नो लॉट ऑफ पीपल जो ये QR कोड इस्तेमाल कर रहे हैं और कोशिश भी करते हैं कि घर से अगर निकल रहे हैं, मोटरवे अगर उन्हें जाना है, तो वो ये देख लें कि रास्तों की क्या सूरत हाल है, कौन सा मोटरवे बंद है, या इवन धुंध की क्या सूरत हाल है। अच्छा सजाद साहब, आई हैपन टू ट्रैवल बाय रोड एवरी विंटर्स मोस्ट प्रॉबेबली, और जब भी जाते हैं एक धुंध का मसला यूजुअली सर्दियों में रहता ही है, चाहे शुरू की सर्दियाँ हों, बिकॉज उस साइड पे, पंजाब की उस साइड पर, यहाँ से भी सिंध क्रॉस करते ही धुंध रहती है। क्या हम किसी जदीद टेक्नोलॉजी के ज़रिए ये जो कंसिस्टेंट फॉग का मसला है, इसे लोगों के लिए आसान कर सकते हैं कि रास्ते भी खुले रहें, लोग अपनी मंजिल पर भी पहुंच सकें और एक्सीडेंट्स को भी अवॉइड किया जा सके? जी, वेरी एप्ट क्वेश्चन। देखें, सेफ्टी जो है वो प्रायोरिटी है। ऑफ कोर्स जो रोड्स हैं, मोटरवेज को इसलिए बंद कर दिया जाता है क्योंकि वहाँ पर लोग जो है वो बहुत स्पीडी रोड्स हैं, तो लोग ज़्यादा स्पीड से ट्रैवल कर रहे होते हैं, तो खुदा न खास्ता वहाँ पर इन केस ऑफ एनी एवेंचुअलिटी, किसी एक की भी गफलत की वजह से वहाँ पर पाइलअप्स हो सकते हैं, टेल गेटिंग लोग कर रहे होते हैं, तो खुदा न खास्ता एक मेगा इमरजेंसी क्रिएट हो सकती है, और फिर उसको जो रेस्क्यू करना है वो एक अलग से एक चैलेंज है। तो इसलिए टू स्टे सेफ जो है ना, मोटरवेज को बंद कर दिया जाता है। ये ऑल ओवर द वर्ल्ड ये प्रैक्टिस है। तो आपने जो बात की कि कुछ जदीद टेक्नोलॉजी की, तो जदीद जो तो उसमें मैं ये ज़रूर कहूँगा कि जो गाड़ियाँ आजकल आ रही हैं, जो प्रीमियम क्लास की गाड़ियाँ हैं, उनमें ये थर्मल कैमराज इंस्टॉल होते हैं, लेज़र सेंसर जो है ना वो इंस्टॉल होते हैं, लीजर टेक्नोलॉजी है, मतलब जो है ये ऑब्वियसली हैं, ये इन प्लेस हैं, बट ये इंडिविजुअल गाड़ियों में हैं। लेकिन जो हम कॉमन रोड यूज़र हैं, बसेस हैं, HTVs हैं, बाकी जो आम रोड यूजर्स हैं, जो हमारे यहाँ मोस्टली जो गाड़ियाँ हैं, तो उनमें चूंकि ये चीज़ इंस्टॉल नहीं होती, तो इसलिए फिर हम उन पे रिलाई नहीं कर सकते। और ये वैसे भी ये जो टेक्नोलॉजी है, ये जो चीज़ें हैं, ये जस्ट आपके लिए एक असिस्टिव है, आप इस पे फुली रिलाई नहीं कर सकते, फुली शिफ्ट नहीं हो सकते। तो ये आपको ड्यूरिंग ट्रैवल जो है ना, ये आपको ज़रूर हेल्पफुल हो सकती है, लेकिन जो बेसिक्स हैं, जो आपके जो प्रिकॉशंस हैं, उनको आपने ज़रूर अडॉप्ट करना है। और सो फार जो है मोटरवेज को फॉर सेफ्टी रीज़न जो है वो बंद सजाद कर साहब, दिया जाए। आखिर में अगर आप लोगों को, क्योंकि अभी भी धुंध का मौसम तो है, तो कोई मैसेज देना चाहें अपनी तरफ से प्लीज। जी, यकीनन इसमें ज़रूर आप देखें कि जैसे आपने पॉइंट आउट किया कि ट्रैवल एडवाइजरी को ज़रूर देखें कि उस वक्त फोक की विजिबिलिटी का क्या स्टेटस है, और अगर धुंध नहीं है और आप गए हैं, और अगर दौरान ड्राइविंग अगर खुदा न खास्ता धुंध आ जाती है, तो फिर आप उसको स्पीड जो है अकॉर्डिंगली उसको रिड्यूस करें, मैनेज करें, जहाँ तक आपकी हद निगाह है सड़क के ऊपर, उसके अकॉर्डिंगली आप उसको रिड्यूस कर लें। आपको पता है कि वहाँ रोड वेट होता है, स्लिपरी रोड कंडीशंस होती हैं, तो अपनी स्पीड को कम करें। जो स्पीड जो आपका सेफ डिस्टेंस होता है अगली गाड़ी से, उसको आप 3 से 4 गुना बढ़ा दें, ताकि खुदा न खास्ता अगला को एजेंसी ब्रेक अप्लाई करते तो आपकी गाड़ी कंट्रोल में हो। अलर्ट है, बिल्कुल ठीक है सजाद साहब, और जैसे कि रोड के ऊपर आपने जो साइनेज बिल्कुल ठीक है, जो आप स्कैन की बात कर रहे थे, जो स्कैन
और मुझे सारी इन्फॉर्मेशन इस वक्त जो है मिल रही है यहाँ पे कि सेक्टर M1 पे क्या सिचुएशन है, सेक्टर M2 नॉर्थ पे, सेक्टर M14 पे, सेक्टर स्वात एक्सप्रेसवे पे, जो कि रोड एंड वेदर क्लियर दिखा रहा है। तो थैंक यू सो मच, हमारे साथ आप मौजूद थे। देयर यू गो, आई शो इट अगेन एंड देयर यू गो। ये अगर आप जो तमाम मुसाफिर अफराद हैं वो मोटरवे की ये पुलिस है, मोटरवे पुलिस की जो ये वेबसाइट है उसको आप देख सकते हैं। और ये सेक्टर स्वात एक्सप्रेसवे, अगर आप इस पे सफ़र कर रहे हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है रोड एंड वेदर क्लियर। लेकिन जनाब अगर आप सफ़र कर रहे हैं सेक्टर M14 जो कि हकला टू DI खान है, तो वो लेन क्लोज्ड है फ्रॉम दिस टू दिस। Well, with this we are taking a little bitty break. You take care. See you after this. एक बार फिर आपको कहेंगे खुशामदीद। आप देख रहे हैं दुनिया बोल है। उम्मीद करते हैं कि आपके दिन का आगाज़ अच्छा हुआ होगा। इस्लामाबाद आपको लिए चले तो यहाँ पे एक अफसोसनाक वाक़या पेश आया जब शादी की खुशियाँ एक लम्हे में क़यामत में बदल गईं। शादी वाले घर में गैस सिलेंडर के धमाके ने दुल्हा दुल्हन समेत 8 कीमती जानें ले लीं। धमाका इतना शदीद था कि पूरी इमारत ज़मीन बोस हो गई और अतराफ़ के 4 घरों को भी इसने अपनी लपेट में लिया। ये सानिहा महज एक हादसा नहीं है बल्कि एक ख़तरनाक रुझान है जो कि हम हर सर्दियों में देखते हैं, ख़ास करके वहाँ जहाँ पर गैस आउटेज होता है। सर्दियों में गैस की कमी होती है, ऐसे में लोग हीटर जलाते हैं और ऐसे में लोग कभी कभी चूल्हा भी ऑन करके छोड़ देते हैं और फिर उनको ये लगता है कि जब गैस चली जाएगी तो ये बंद होगा। उनको ये रियलाइज़ ही नहीं होता कि जब गैस आएगा तो उस वक्त क्या होगा। और एट द सेम टाइम ये भी लोगों को नहीं पता होता कि जो गैस सिलेंडर्स वो इस्तेमाल कर रहे हैं वो उनके लिए सेफ़ भी हैं या नहीं है। जी हाँ, बिल्कुल। ऐसे वाक़यात इस बात का तकाजा करते हैं कि गैस के गैर मयारी सिलेंडर्स, नाक़िस रेगुलेटर्स और गैर महफूज हीटिंग सिस्टम्स के ख़िलाफ़ फौरी क्रैकडाउन किया जाए। साथ ही अवामी आगाही और हिफाजती शऊर के बगैर ऐसे अलमनाक सानेहात का सिलसिला रुकना मुश्किल दिखाई देता है। इस पर तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं। हमारे साथ हमारे नुमाइंदे भी मौजूद हैं, मलिक सईद। मलिक सईद, ज़रा बताइए किस तरह अब तक क्या डिटेल्स आई हैं, ये वाक़या पेश आया है? जी बिल्कुल, हम इस्लामाबाद के G72 के उस इलाके में मौजूद हैं जहां पर गुज़िश्ता रोज़ अफसोसनाक वाक़या पेश आया था, जहां पर गैस लीकेज की वजह से 4 घर जो हैं वो डैमेज हुए थे। और एक ही घर के जहां पर शादी का घर था, शादी का माहौल था, वो एक दुख में बदल गया और वहां पे एक मातम का घर बन गया। आप मेरे पीछे देख सकते हैं, ये जो हैं 4 से 5 घर हैं जहां पर ये अफसोसनाक वाक़या पेश आया, जहां पर जो शादी की खुशियां मनाई जा रही थी और वो खुशियां मातम में तब्दील हो गई। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं मोहल्ले से। जी सर, हमें थोड़ा सा वाक़ये के हवाले से बताइएगा कि गुज़िश्ता रोज़ जो सुबह 7 बजे के करीब वाक़या पेश आया उसमें क्या हुआ और कैसे हुआ? जी तकरीबन कोई 7:30 बजे का वक्त था कि एक ज़ोरदार धमाका हुआ है और इर्द गिर्द ऐसे लग रहा था कि जैसे कोई बहुत बड़ा कोई बम ब्लास्ट हुआ है। तो जब पता चला है तो ये साथ ही हमारे हनीफ साहब हैं, उनके घर में ये धमाका हुआ है। उनके साथ यकूब साहब थे, उनके घर में हुआ है। तकरीबन 5 घर हैं जिनके अंदर ये धमाके हुए हैं। तो ये रात को कहीं गैस लीक हुई है और सुबह को जब वो उठे हैं तो गैस जलाई है, तो वो फिर एकदम से ये धमाका हुआ है। तो तकरीबन 8 लोगों की अभी तक जो कन्फर्म है कि डेथ हो चुकी हैं और 14 लोग जो हैं वो ज़ख्मी हैं। जी बिल्कुल, ये इस वाक़े के एनी शायद थे। हमारे साथ एक और भी एनी शायद मौजूद है, उनसे पूछे। इतलात यही थी, गुज़िश्ता रोज़ जब हम यहाँ पे आए तो हमें पता लगा कि इस घर में शादी चल रही थी, दूल्हा दुल्हन और दूल्हे की वालदा वो फौत हुई हैं। इस हवाले से आप क्या? जी बिल्कुल, गुजरात से शादी करके दुल्हन को लेके आए थे और इसी घर में दूल्हा दुल्हन मौजूद थे। ये कमरे जो आपको पीछे डिमोलिश नज़र आ रहे हैं, यहीं पे दूल्हा दुल्हन की सेज सजाई गई थी और वो एकदम जो खुशियाँ भरा घर था वो एक गमज़दा घर में तब्दील हो गया। और तकरीबन 8 लोग जो है, दूल्हा दुल्हन, उसकी वालदा समेत और 2 पड़ोस में यकूब साहब थे, उनके 2 जवान साहब बेटे जो है ना, उनकी हिलाकत हो गई है इस सानहा में। जी बिल्कुल, अगर हम बात करें तो शादियों का घर था
वलीमा के इंतजामात हो रहे थे, लेकिन कुदरत को कुछ और ही मंजूर था और उस वाक़े में 8 लोग जो हैं वो जाँ बाक हुए और तकरीबन 11 के करीब 14 के करीब लोग जो हैं वो ज़ख्मी हुए, जिनका इलाज बहुत बहुत जारी शुक्रिया है। जी। इसकी डेट हमारे साथ शेयर कर रहे थे। ये कोई पहला वाकया नहीं है गैस सिलेंडर के वाकयात लीकेज, ये तो चले ये बता रहे हैं कि गैस सिलेंडर में लीकेज था, उसकी वजह से सुबह जब गैस आग जलाई है तो धमाका हो गया, लेकिन इसके अलावा गैस सिलेंडर भी बहुत नाकिस होते हैं। दूसरी जानिब हम देखते हैं कि ये सिलेंडर्स जो हैं सिर्फ घरों में इस्तेमाल नहीं हो रहे होते, ये गाड़ियों में और इस तरह की LPG CNG की गाड़ियाँ जो होती हैं उसमें भी इस्तेमाल होते हैं, वहाँ पर भी ये चेक नहीं किया जाता कि इनकी हेल्थ कैसी है। एट द सेम टाइम बहुत ज़्यादा रुझान है लोगों के घर में कि सिंगल बर्नर वाला नीचे सिलेंडर और ऊपर जो चूल्हा होता है वो भी बहुत डेंजरस होता है, लेकिन लोगों को चूँकि वो छोटा सिलेंडर होता है, वो पोर्टेबल होता है, जल्दी से जाकर आप उसमें गैस भरवा के लेकर आ जाते हैं, लोग अपनी कन्वीनियंस देखते हैं। एंड और हम यही इन्हीं सर्दियों में हम ये देखते हैं कि जो कंप्रेसर के थ्रू लोग आग गैस सक करने के जो सिस्टम को यूज़ कर रहे होते हैं, उसकी वजह से भी लोगों के घरों में कई बार धमाके होते हैं, बिकॉज बहुत सारी खातून को प्रोसेस ही नहीं पता होता। खैर वो इलीगल भी है, लेकिन ये तमाम तर चीज़ें हो रही हैं जिसकी वजह से सर्दियों में हम इस तरह के वाक़यात में इजाफा देखते हैं। एक और इसमें एंगल है और वो ये है कि ऐसे घरों में जहाँ पे कुछ क्रैक्स हैं वहाँ पे ये इस्तेमाल नहीं की जाए। अब आपको ये अजीब सा लग रहा होगा, ये अजीब सा नहीं है, ये जो CDA के नुमाइंदे हैं उनका बयान है और वो कहते हैं कि ऐसे घर जो कच्चे हैं वहाँ पे जब आप गफलत बरतते हैं, ऐसे एक तो गैस सिलेंडर नाक़िस है, इसके बाद जब गैस चली जाती है फिर लोग दूसरे तरीके से हीटर ऑन छोड़ देते हैं और उसके बाद जब सुबह में दोबारा गैस आती है और उसके बाद जब जो इस वाक़े में हुआ भी सादिया कि सुबह फिर ख़वातीन उठी, उन्होंने खाना पकाने के लिए जब माचिस की तीली जलाई तो उसके बाद ये आग भड़क उठी, धमाका हुआ। धमाके से आप देख रहे हैं घर बड़ा एविडेंट है कि ये इतना पक्का नहीं है, दे हैव बीन ब्रिक्स जो है उससे जोड़ के वो घर चीज़ जो कि बनाई गई। मजबूत नहीं है, गैस के धमाके से वो गिरेगा और एक नहीं बल्कि और अगर करीब ऐसे बहुत सारे घर हैं तो उनको भी अपने साथ लेकर चला जाएगा। इरफान खोखर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, आप चेयरमैन हैं LPG एसोसिएशन के। अस्सलाम वालेकुम इरफान साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। ये वाक़या एक कल पेश आया है, बज़ाहिर ऐसा लगता है कि ऐसे बहुत सारे वाक़यात जो सर्दियों में बढ़ जाते हैं उनके ज़्यादातर केसेस इसी वजह से होते हैं जो गैस सिलेंडर इस्तेमाल किए जा रहे होते हैं और वो नाकिस होते हैं और फिर इस तरह के वाक़यात होते हैं जब धमाका हो जाता है। ये बहुत अफसोसनाक वाक़या है और इस तरह के रोज़ 2 से 4 ब्लास्ट हो रहे हैं और 4 से 6 जाने जा रही हैं। अभी तक आप 1122 रिपोर्ट उठा के देखिए, 400 2 साल में 488 इंसिडेंट हो चुके हैं और अभी हैदराबाद में 75 बच्चे गए। आप LPG अब सिलेंडर की छोड़ेंगे, बोजर 90 टन के घूम रहे हैं, जो एक शहर को उड़ाने के लिए एक बोजर काफी है। इसमें एक्सप्लोसिव डिपार्टमेंट बहुत काम कर रहा है, बाकी लोग भी काम कर रहे हैं, हम भी लगे, लेकिन इसके लिए कानून साजी में पिछले कई सालों से आपके साथ लगा हूँ, कानून साजी नहीं हो पा रही। अभी कानून साजी के लिए कोशिश की जा रही है, 5 साल 4 सूबों ने अप्रूव कर दी है। अब 4 सूबों के बाद अब लॉ मिनिस्ट्री ने इंटीरियर मिनिस्ट्री में भेज दी है। अभी कादर गिलानी साहब के बेटे, उन्होंने चेक बांटे जो पिछले साल मुल्तान में बोजर का वाक़या हुआ था, उसके ऊपर लॉन्चीन को चेक दी। मैंने कहा सर ये करोड़ों रुपए आप बांट रहे हैं, आप मेहरबानी करें एक जान मुझे ला के दिखा दें। खुदा की भी 4-5 साल से ये जो कानून साजी के लिए बिल पड़ा हुआ है 1860, उसकी तरमीम होनी है, तो मेहरबानी 3 मिनट का काम है। यहाँ तो 30 कानून नहीं पास हो जाते, उसमें 14 साल की सजा होगी, नॉन बेरेबल ऑफेंस होगा और 10 करोड़ रुपए मिनिमम जुर्माना होगा जो गैर मेरी सिलेंडर बनाएगा या गैर मेरी बोजर बनाएगा। अभी जो गैर मेरी बोजर है उसमें CO2 मिक्स हो रही, आप अंदाजा करें इस शहरों में जो घूमेंगे एक बोतल पूरा शहर उड़ा देगा। 30 टन की कैपेसिटी या 35 टन की कैपेसिटी ओगरा ने अप्रूव की है। आप देखें वहां 90 टन के बोतल घूम रहे हैं, तो कहाँ जाएंगे हम। बात ये कि आप जो इस वक्त जो कानून कर रहे हैं जो बना हुआ है उसकी 3000 रुपये जुर्माना है। अच्छा इरफान साहब, जो इसमें आप कह रहे हैं कि CO2 भरवाई जा रही है, ऐसी भी शिकायत है कि CNG में LPG भरवाई जाती है, सो बहुत सारे इस तरह की चीज़ें हो रही हैं। आप बात करें कानून साजी की, कितने अरसे से आप इस चीज़ के पीछे लगे हुए हैं कि कानून साजी हो जाए? आप खुद बता रहे हैं 488 वाक़यात इन स्मॉल पंजाब, ये सिर्फ पंजाब की बात कर रहा हूँ। वैसे तो जो रेशो है वो 4 ब्लास्ट डेली की है, 4 से 6 जाने जाती हैं। गुजारिश है कि इस पंजाब की 1122 रिपोर्ट मैंने आपको सेंड की है और इसी तरह बाकी आप ले लें। इसमें ओगरा और टीम ने, चेयरमैन मंसूर साहब ने, जैनुल आबिदीन साहब ने, उनकी दीगर टीम ने और शर्मा साहब ने बहुत काम कर। सिर्फ आर्टिकल 29 के पास 11 जो
डिप्टी कमिश्नर असिस्टेंट कमिश्नर के बाद 2027 फरवरी तक है, अगर उस पर काम किया जो हम फौरी तौर पर रोकथाम कर सकें। मेरी तमाम एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटर, मेरे तमाम जो दोस्त हैं, उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि गैर मेरे सिलेंडर में बिल्कुल गैस ना भरे, और आवाम से मेरी गुजारिश है कि वो सिलेंडर सिर्फ ऑथोराइज डिस्ट्रीब्यूटर से खरीदें या हार्डवेयर दुकानों पर जितने सिलेंडर 2 नंबर सिलेंडर सही सही। ये बैन होने चाहिए। इरफान साहब, एक दौर आया था, आपको भी याद होगा, गालिबन 2-3 साल ऐसे हो गए, गुजर गए, कि फाइबर सिलेंडर्स का बहुत रुझान आया था। इवन खुद हम देख रहे थे कि सुई गैस की जानिब से फाइबर सिलेंडर्स रियायती प्राइसेस पर डिस्काउंट के साथ दिए जा रहे थे लोगों को इनकरेज करने के लिए। फिर बाद में शायद पता नहीं, शायद इसकी आगाही ख़त्म हो गई, क्या हुआ, या वो शायद मार्केट नहीं कर पाए उस तरह से उसको। लोगों को किस तरह से इन्फॉर्म किया जाए कि आपने ये सिलेंडर नहीं इस्तेमाल करने, कोई अच्छा सिलेंडर ले लें, वो आपकी जान से ज़्यादा कीमती नहीं है? ये देखिए, सबसे बड़ा ये सब्सिडाइज वाला सबसे बड़ा झूठ है। सिर्फ हम बंदे मरने के बाद 15-15 लाख रुपए का चेक लेके पहुंच जाते हैं जब बंदा मर जाता है। मैं कहता हूँ खुदारा, आप जो शीट है उसको इतना सस्ता करते हैं कि आप उसके बाद करोड़ों रुपए लोगों को देते हैं। उससे पहले ये छोटे सिलेंडर की शीट इतनी सस्ती कर दे कि वो सिलेंडर मार्केट में आए और लोगों को उसका खरीद के बराबर मिले। कोई शख्स भी ऐसा नहीं मुझे मिला जिसने सब। और जो आप फाइबर की बात कर रहे हैं या दूसरे जो म्यारी सिलेंडर है स्टील का बना हुआ, उसकी लाइफ टाइम गारंटी होती है, वो ब्लास्ट कभी नहीं होता। एक बात। दूसरी बात, ये इस वक्त जो पोजीशन बन चुकी है, के जो कारखाने हैं, कारखाने हैं, वहाँ वो भी एक साइड पर गलत काम हो रहा है। बोजर 2 नंबर बन रहे, ओगरा ने बहुत बड़ा ऑपरेशन किया, पीजा साहब ने, और बोजर पकड़े तो 2 नंबर शीट के बन रहे थे, तो आज वो शहर में घूम रहे हैं। आप देखिए वो सिलेंडर, अगर कहीं सिलेंडर की तो बात छोटी है, खजाना कहा था कि बोतल ब्लास्ट होगा, पूरा का पूरा शहर उड़ जाएगा। ये बताइएगा इरफान साहब, जब बाउजर की कंपनी पकड़ ली, यानी उसकी मैन्युफैक्चरिंग की फैक्ट्री पकड़ ली, तो उसके बाद जो मार्केट में गए थे बाउजर्स, उनको किसी ने ट्रेस किया? बिल्कुल ट्रेस गवर्नमेंट कर रही है, एनएसए कर रहा है, उसको मना कर रहा है, लेकिन फिर मैं कह रहा हूँ कानून साजी नहीं हो रही। तो कानून साजी ना होने से सजा जजाद नहीं है, 3 से 5 लाख जुर्माना छूट जाता है। अभी जो असेंबली में अगर इंशाल्लाह तरमीमी बिल पास हो जाता है तो उससे 14 साल की सजा होगी, नॉन बेलेबल फंड्स होगा, 10 करोड़ पे जुर्माना होगा सिलेंडर या बोतल बनाने वाला या फरोख्त करने वाला। तो ये आप मेरी आपसे दरख्वास्त है कि इसकी कानून साजी करवाएंगे। रोज के रोज लाशें गिर रही हैं और उसके बाद लोगों की अगर पुख्ता खरीद नहीं है तो जो शीट बाहर से इम्पोर्ट आती है उसको वीकली मैन्युफैक्चर से चेक करें, उस पर चेक लगाएं, और जो ये जब कानून बन जाएगा उसके बाद आप देखेंगे। ठीक है, बहुत शुक्रिया इरफान साहब। उम्मीद करते हैं कि कानून साथ इसलिए क्योंकि मुतहम्मिल नहीं हो सकते हम कि कुछ ही अरसे में 488 वाक़यात सिर्फ पंजाब में हो, और ख़ास तौर पे जो कल इस्लामाबाद में वाक़या हुआ है, बहुत ही सारी वाक़यात अफसोसनाक है, लेकिन जिस तरह का ये वाक़या हुआ है, बारात की रात पे इस तरह का वाक़या हो जाना बहुत ही अफसोसनाक है। बिल्कुल, और इस तरह के वाक़यात जब तवातुर के साथ हो रहे होते हैं तो आपको ये देखना होता है कि कहाँ वो क्रैक्स हैं, कहाँ वो लीकेजेस हैं जिनको आप फिल करना चाहते हैं या नहीं कर पाएँ, या नहीं करते तो फिर इस तरह के वाक़यात रेपिटेटिवली होते रहते हैं। खैर, इसके ऊपर हमारी डेवलपमेंट जो भी होगी अपने व्यूअर्स के साथ शेयर करते रहेंगे, एंड वी रियली होप कि गवर्नमेंट इसके ऊपर कोई एक्शन ले। इस्लामाबाद में हुंजा से ताल्लुक़ रखने वाली अनीता का जिक्र हम करने जा रहे हैं, क्योंकि अनीता करीम ने पाकिस्तान की पहली प्रोफेशनल वुमेन MMA फ़ाइटर होने का एजाज़ अपने नाम कर लिया है, और प्रोफेशनल MMA जो लीग इन्फेंट चैम्पियनशिप है और 52 किलोग्राम के टाइटल अपने नाम किया है। और अनीता करीम ने ईरान की परीसा शम्सआबादी को पहले ही राउंड में नॉकआउट कर लिया, जिसके तहत वो ये टाइटल अपने नाम करने में कामयाब हुई। पहला मौका है कि किसी पाकिस्तानी खातून फाइटर ने अपने ही मुल्क में प्रोफेशनल MMA टाइटल जीता हो। अनीता करीम इससे कबल भी बैनुल-अक़वामी मुकाबलों में पाकिस्तान की नुमाइंदगी करते हुए फतूहात समेट चुकी हैं। वेलकम करते हैं अनीता को। अस्सलाम वालेकुम अनीता, और बहुत बहुत मुबारक। लास्ट टाइम वी वर टॉकिंग, वी विश यू बेस्ट ऑफ लक, तो हमें थोड़ा सा क्रेडिट दें कि हमारे जो आपने आपको विश किया लक, वेल ऑब्वियसली क्रेडिट गोज टू यू ऑब्वियसली एंड योर प्रैक्टिस। मैं अनीता यहाँ पे लोगों को ना ये बताना चाहता हूँ कि अनीता करीम वो फाइटर हैं कि जिन्होंने ईरान की नहीं, पूरी दुनिया की नहीं, सबसे पहले जो फाइट इन्होंने, इफ़ यू कॉल इट फाइट अनीता, वो फाइट अपने फादर के अगेंस्ट ही जीती थी, और विद इन 6 सेकेंड्स आई गेस ये चीज़ ही स्माइलिंग, विद इन 6 सेकेंड्स आपने अपने ही फादर को नॉकआउट कर दिया था। मैं चाहूँगा आज दुनिया को आप बताएं कि ऐसा क्या हुआ था। अस्सलाम वालेकुम। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच। ये पूरे पाकिस्तान की सपोर्ट की वजह से शायद हम आज इस मुकाम पर हैं।
असल में ये हुआ था कि मैं प्रैक्टिस कर रही थी, तो मेरे वालिद को बड़ा शौक है शुरू से। उन्होंने कहा कि नहीं, मेरे साथ मुकाबला कर लो। और मैंने कहा फिर ठीक है, बस ये ख्याल रखना कि मैं अगर आपको चोक लगाऊं, कोई इस तरह के लोक लगाऊं, तो आपने मुझे मेरे उस मतलब हाथ पे टेप करना है। तो पापा को लगा कि मैं निकल जाऊंगा, तो मैंने आराम से उसको गिराया, मैं बैक पर गई, फिर मैंने उसको आरएनसी चोक लगाया जो कि यहाँ नेक के पास होता या है। या तो मैं काउंट कर रही थी, एंड देन 5 6 वो वहां पर फिर पापा सो गए थे। फिर हमने कहा कि नहीं नहीं, फिर अम्मी रोने लगी कि तुमने क्या किया। मैंने कहा कुछ नहीं ओह हुआ, थोड़े से बेहोश हो नो गए। ओह कुछ नहीं हुआ, कुछ थोड़े नहीं से हुआ, बेहोश थोड़े से बेहोश ही तो हुए हैं। अच्छा, जी। अभी हमें अपनी रीसेंट फाइट के हवाले से बताएं, हाउ वाज द एक्सपीरियंस, किस तरह लगा आपको परीसा को हराने के बाद, और वर यू एक्सपेक्टिंग कि आप ये अचीव कर सकते हैं? इस दफ़ा थोड़ा सा प्रेशर ज़्यादा था क्योंकि मैं पाकिस्तान में पहली दफ़ा फाइट कर रही थी। उससे पहले तो इंटरनेशनल मतलब बाहर कंट्रीज में होती थी। और सेकेंडली ये था कि मेरे पेरेंट्स पहली दफ़ा मेरे फाइट्स देखने आए थे, और उनका ज़्यादा मुझे प्रेशर था। दादी आई थी, पूरी फैमिली आई हुई थी ऑब्वियसली। वाह, तो जीतने से पहले थोड़ा सा प्रेशर था, बट आफ्टर द फाइट जब जीत गई तो फिर थोड़ा सा रिलैक्स और फिर इंजॉय किया। हाँ। और एक एक तो आपको वो फैंस मिलते होंगे ना अनीता, जो आप मुल्क से बाहर जब जीत के आती हैं फिर यहाँ पर आपके आकर वेलकम होता है, बट अपने ही मुल्क में पहली बार अपने लोगों के साथ अपने लोगों के सामने फाइट लड़ना कैसा होता है, और उसके बाद जब आप जीत गई तो वहाँ मौजूद जो ऑडियंस था उनका रिएक्शन कैसा था, और बाद में किस तरह से परसीव किया लोगों ने इस जीत को आपके लिए? और वो ऑब्वियसली अपने मुल्क में फाइट लड़ना थोड़ा सा एक्स्ट्रा प्रेशर होता है, जितना मैंने अभी एक्सपीरियंस लिया है। बाकी ये कि फाइट जब मैं जीत गई, उससे पहले लाइक सारे मतलब वो थे खामोश खामोश। जब मैं फाइट जीत गई तो सारे केज के अंदर आ गए, सबने वाह, मतलब बहुत अप्रिशिएट किया, सपोर्ट किया। और जिनको मैं नहीं भी जानती थी वो भी आ गए मुझे सपोर्ट करने के लिए। तो बहुत बहुत खुशी होती है कि और भी फीमेल्स वहां पर आके तस्वीरें हाँ, ले रही हैं। मैं जी। एक्चुअली यही पूछना चाह रही थी अनीता। जब लड़कों की क्रिकेट होती थी ना तब भी लड़कियां देखने आती थी, क्योंकि उस वक्त लड़कियों की क्रिकेट नहीं होती थी, तो फैंस ऑब्वियसली एक ही टाइप ऑफ क्रिकेट को देखने आते थे। इसी तरह से बाकी स्पोर्ट्स में भी होता है। जब आप पहली बार पाकिस्तान में खेल रही हैं या फाइट कर रही हैं मीन टू से, क्या क्राउड वहाँ पर ख़वातीन थी, और क्या आपको लगता है कि अब ख़वातीन क्राउड आपको देखने आती हैं? जी ऑब्वियसली जब मैं वार्म अप भी कर रही थी तो बहुत से फीमेल्स आई कि आके मुझसे बोल रही थी कि हम आपको सपोर्ट करना आए हैं, हम आपको मतलब विश करना है। तो बहुत अच्छा लगता है कि इस तरह और भी फीमेल्स इंस्पायर होती है, मुझे देख के आ रही हैं और कहते हैं कि मैंने आपकी तरह बनना है। तो वो एक दिल को अच्छी एक तसल्ली मिलती है, खुशी मिलती है। हम्म। अनीता, इट्स अ क्लीशे बट आई वांट टू आस्क अगेन, आपने ईरानी फाइटर को धूल तो चटा दी, लेकिन मैं रीजन की बात करूं, कितने बड़े कंटिंजेंट के साथ वो आई हुई थी, उनकी ट्रेनिंग एंड ऑल, व्हाट वाज द डिफरेंस? बस ये उसका भी यही था कि वो जीतेगी, मतलब उस तरह वो भी कॉन्फिडेंस के साथ आई थी, क्योंकि वो भी मेरे ख्याल में 13 टाइम नेशनल किक बॉक्सिंग चैंपियन रही है ईरान में। तो वो भी अच्छी खासी कॉन्फिडेंस के साथ आई थी। अनीता देखो, आई रियली वांट टू थैंक आपकी फैमिली जिन्होंने आपको सपोर्ट किया और आपको आगे आने दिया, और सारे जो स्टीरियोटिपिकल थिंकिंग होती है ना उसको ब्रेक किया। हमारे पाकिस्तान की ज़्यादातर ख़वातीन इस इस प्रिविलेज के साथ नहीं आती। हम भी अपने घरों से निकलते हैं, मैं अपने घर से निकलती हूँ तो मेरे पास एक प्रिविलेज है कि मैं जॉब कर सकती हूँ। हर खातून इस प्रिविलेज के साथ नहीं आती। आपको क्या लगता है पाकिस्तान कितना आगे बढ़ा है अपनी ख़वातीन को लेकर, ख़ास करके फ़ाइटिंग में? अगर हम बात करें जहाँ पर ये होता है कि यार अगर बच्ची के चेहरे पर चोट लग जाएगी, ये हो जाएगा, कल को हमें इसकी शादी करनी है, तो हम उसके करियर से ज़्यादा उसके दूसरे फ्यूचर्स, उसके शादी और बच्चों के बारे में ही सोच रहे हो। तो क्या हम आगे बढ़े हैं बतौर पाकिस्तानी कौम? ये चीज मुझे शुरू से नहीं पसंद थी कि मतलब कि बचपन से ही मैं यही सोचती थी कि एक लड़की की यही जिंदगी होती है क्या, कि वो सिर्फ पढ़ाई करे, उसके बाद शादी, माँ बाप को ये होता है कि बस मास्टर्स कर लिया तो शादी, उसके बाद फिर बच्चे। मैं कहती बस इसके अलावा लड़कियों की जिंदगी नहीं होती है।
तो ये मुझे शुरू से नहीं मतलब होता था। मसला हमारे शायद हमारे खुद के अंदर होता है कि हम खुद कुछ करना नहीं चाहते। अब मैं लाइक मेरी खुद की शादी हो चुकी है अल्हम्दुलिल्लाह, मेरे हस्बैंड इस चीज में मुझे और ज्यादा सपोर्ट करते हैं, पेरेंट्स तो सपोर्ट करते हैं, भाई तो सपोर्ट करते हैं, लेकिन एज अ हाउस वाइफ मुझे मतलब पता है कि मैंने क्या करना है क्या नहीं करना, और उसी तरह में मतलब मेरे इन लॉज भी मुझे सपोर्ट करते हैं। द थिंग इज हमें खुद के लिए कुछ करना है। आप ये ना सोचे कि हम किसी और के लिए कर रहे हैं या हम किसी और के ऊपर एहसान कर रहे हैं। आप अपनी जिंदगी को चेंज कर रहे हैं, अपने लिए कुछ कर रहे हैं। जस्ट वन लास्ट थिंग अनीता, जैसे हर शरीफ शौहर बीवी से डरता है, आपके हस्बैंड भी उतना ही डरते हैं या फिर डबल डरते हैं क्योंकि आप MMA करती हैं? अनफॉर्चुनेटली वो भी MMA ट्रेनर है, सो हम बराबर के मुकाबले में चल रहे हैं। वेल थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया अनीता, इट वाज अ प्लेजर हैविंग यू एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर द फ्यूचर। हम उम्मीद करते हैं कि आप इसी तरह जीतती रहें और इसी तरह पाकिस्तान का नाम रोशन करती रहें। वेल विद दैट Thank you so much. योर प्लेजर। वेल इसके साथ ही हम ले रहे हैं एक ब्रेक, सी यू आफ्टर दिस। चलिए आज के दिन पे न सिर्फ ये कि फ़राज को याद करने का दिन है, बल्कि क्यों ना उनकी जितना भी मजमू कलाम है हमारे आने वाली जनरेशन से उनको रोशनास कराया जाए और यही उनको और उनके कलाम को, उनकी मेहनत को, उनके काम को ज़िंदा रखने की एक कोशिश हो सकती है। आगे बढ़ते हैं, मौसम की बात कर लेते हैं और मौसम की बात करें तो आज़ाद कश्मीर में इस वक्त सख्त सर्दी के डेरे हैं, दर्जा हरारत गिर गया है और बर्फ़ देखने के लिए जो लोग हैं सयाह वो उनकी आमद का सिलसिला इस वक्त जारी। इसी पर बात कर लेते हैं, मुमताज़ अहमद भट्ट हमारे साथ मौजूद हैं। आज़ाद कश्मीर में इस वक्त किस तरह से सयाह महसूस हो रहे हैं और बर्फबारी और ठंड की क्या सूरत हाल है, उन्हीं से जानते हैं। ओवर टू यू। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं आज़ाद कश्मीर के सियाती मुकाम शारदा के अंदर मौजूद हूँ, जहाँ पर सयाहों की आमद का सिलसिला जारी है। सयाह ठंडे मौसम और बर्फीली चोटियों बर्फ से लुत्फ अंदोज हो रहे हैं। हमारे साथ कराची से आई हुई एक सयाह फैमिली मौजूद है, हम इनसे बात करते हैं कि उन्हें कश्मीर आके कैसा लगा और दीगर सयाहों को वो क्या सजेशन देंगी। जी बहुत मज़ा आ रहा है, और सर्दी का तो एक अलग मज़ा है, लेकिन गर्मी का भी मज़ा है। लेकिन सेकंड टाइम आई हूँ इस जगह, बहुत मज़ा आया, बहुत एंजॉय कर रहे हैं। अच्छा सर, आप क्या कहना चाहेंगे दीगर सयाहों को, कराची से, दीगर जो इलाकों से कराची से मैं बोलूँगा बच्चों को लेकर ना आए, अकेले आए, एंजॉय करें, फैमिली को लेकर आए, मगर बच्चों को लेकर ना आए। बहुत ठंड है, मज़ा आ रहा है, बहुत अच्छा, बहुत अच्छी जगह है, लोग भी बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छा मज़ा आ रहा है। बहुत मज़ा आ रहा है और मेरा ये फर्स्ट एक्सपीरियंस है स्नोफॉल, और जो स्नो है तो मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस है और बहुत मज़ा आ रहा है, बहुत एंजॉय किया है। जी बिल्कुल, सयाहों का ये कहना है कि आज़ाद कश्मीर के कुदरती हुस्न को देखने के लिए सयाह आज़ाद कश्मीर का रुख जरूर करें, लेकिन एहतियाती तदाबीर, गर्म कपड़े और जो अपनी हिफाजती सामान है उसके साथ साथ आज़ाद कश्मीर का सफ़र वो कर सकते हैं। दूसरी जानब डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की जानब से सयाहों को जो है गर्म मलबूसात के इस्तेमाल और मौसम की एडवाइजरी चेक करते हुए सफ़र की हिदायत भी जारी की। अगर महकमे मौसमियात की बात की जाए तो महकमे मेरा मौसमियात बहुत शुक्रिया, आप हमें अपडेट करे थे। मेरा सिर्फ इतना सा इख्तलाफ है कि खुद एंजॉय करें और बच्चों को ना लेकर आए। मेरा भी यही ये ज्यादती है, आप उनको फेंक के चले जाए। Probably he wanted to say कि सर्दी इतनी ज़्यादा है, बच्चों के लिए उनका बर्दाश्त ख्याल के काबिल रखें। नहीं होगी, तो इस वजह से तो भाई यहाँ तो बच्चे आप छोड़ कर आएंगे, या बच्चों वाले वालिदैन अपने खुद भी नहीं पहुँच पाएंगे, तो मेरे ख्याल में खैर दुनिया भर में सर्दी भी हो रही है, पाकिस्तान में भी बहुत ज़्यादा सर्दी हो रही है, लेकिन ये तो मौसम की बात हो रही है। आलमी मंजरनामे में सियासत में जो गर्मा गर्मी हो रही है वो भी ज़रा अपने व्यूअर्स के साथ शेयर कर लेते हैं। एक दफ़ा फिर से हम ये देख रहे हैं कि अगर हम आलमी सियासत की बात करते हैं तो गैर यकीनी किसी सूरत हाल है, एक ख़तरनाक मोड़ पर ऐसे लग रहा है कि अब दुनिया की सियासत जा रही है। जो बरतानवी मीडिया है वो ये बता रहा है कि अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ग्रीनलैंड जैसे स्ट्रेटेजिक खत्ते पर खुफिया फौजी मनसूबाबंदी का हुक्म दे दिया है, और सबसे इंटरेस्टिंग इसमें पहलू ये है कि खुद अमरीकी अस्करी क़यादत इस मंसूबे को गैर कानूनी और तबाहकुन करार दे रही है। अच्छा, और इसमें खुद ग्रीनलैंड ये कह रहा है कि भाई दूर दूर तक चीन या रशिया का कोई जहाज़ मौजूद नहीं है, लेकिन ट्रंप कह रहे हैं कि है तो है, और ट्रंप कह रहे हैं तो फिर वो तो करेंगे। तो ग्रीनलैंड के हवाले से तो ताज़ा तरीन अपडेट ये है कि डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि विल बाय ग्रीनलैंड, जिसपे जो डेनिश जो इंतज़ामिया है उनका हंस के बुरा हाल है, लेकिन
डोनाल्ड ट्रंप को सीरियस लेना पड़ेगा, बिकॉज वो सिर्फ ग्रीनलैंड पे उनकी नज़रें नहीं हैं, ईरान के हवाले से भी डोनाल्ड ट्रंप ने आज सुबह ही गुफ्तगू की है और उनका रवैया जो है मज़ीद सख्त होता दिखाई दे रहा है। अमरीकी मीडिया के मुताबिक ईरान में जो जारी मुजाहरे हैं उनके तनाजुर में गैर फौजी अहदाफ को निशाना बनाने पर गौर किया जा रहा है, जो बैनुल-अक़वामी क़वानीन और इंसानी हकूक़ के लिए संगीन खतरे की अलामत है। एब्सोल्युटली। और अगर अमेरिका ने ईरान या ग्रीनलैंड में ताकत के इस्तेमाल का रास्ता इख्तियार किया तो उसके असरात सिर्फ एक खित्ते तक महदूद नहीं रहेंगे, बल्कि आलमी इस्तेहकाम को भी इससे शदीद धचका पहुंचेगा। एट द सेम टाइम जो लीडरशिप है ग्रीनलैंड की, वो ये कह रही है कि हम पहले गोली चलाएंगे और बाद में बात करेंगे। इस वक्त हम ये भी देख रहे हैं कि ईरान में भी ये बात की जा रही है कि जो भी प्रोटेस्ट वहाँ पर हो रहे हैं उसके पीछे अमेरिका है। ईरान को तो हम पहले भी देख चुके हैं कि उन्होंने जब रिटेलिएट किया तो दे वेंट ऑल आउट, उन्होंने अपनी पूरी ताकत का मुजाहरा किया और उसकी वजह से जो खित्ते में थे तनाव बढ़ा था। तो ग्रीनलैंड एक अलग खित्ता है, ईरान एक अलग खित्ते में मौजूद है। ऐसे में आप नहीं अफोर्ड कर सकते कि दो मुख्तलिफ खित्तों में इस तरह की अनसर्टेनिटी क्रिएट हो जो वहाँ करीब के और मुल्कों के लिए, खुद पूरी दुनिया की इकोनॉमिकल सूरत हाल के लिए भी खासा खतरनाक हो सकता है। इसी पे बात कर लेते हैं। साबिक सफ़ीर डॉक्टर जमील अहमद खान हमारे साथ मौजूद है। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम, सुबह खैर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। डॉक्टर साहब, अमन का नोबेल इनाम हासिल करने की दौड़ में और 8 जंगें रुकवाने वाले डोनाल्ड ट्रंप अब बमांगे दोहल कह रहे हैं कि वेनेजुएला का ऑयल लेके उसको हम खर्च करेंगे, पैसा भी हम मॉनिटर करेंगे। ग्रीनलैंड में हम नहीं चाहते कि चाइना रशिया हमारा पड़ोस बन जाए ग्रीनलैंड में बैठ के, और ईरान को तो वो वैसे तड़ियाँ लगाते रहते हैं। व्हाट्स गोइंग ऑन विद डोनाल्ड ट्रंप? क्या अज़ाइम है, क्या करना चाह रहे हैं? दुनिया का क्या जो तब्दीली है उसमें रोनुमा होते देख रहे हैं डॉक्टर साहब? जी हाँ, दुनिया का मौसम भी तब्दील हो रहा है, काली घटनाएं छा रही हैं, खतरात बढ़ रहे हैं। दुनिया में ताकतवर ममालिक जैसे अमेरिका है, उसका सबसे ताकतवर मुल्क का सबसे ताकतवर सदर, वो जो चाहे जिस तरह चाहे फैसला करता रहे। वेनेजुएला का हमने हाल देख लिया, ग्रीनलैंड का आपने अपने बयानिए में बता दिया। 55,000 की आबादी है, नेटो का मुल्क है डेनमार्क, और उसके बावजूद ये तैयारी भी वहाँ मुकम्मल है। वो तो खैर चले, डोनाल्ड ट्रंप ने कह दिया है ये हमारा नेशनल सिक्योरिटी का इंटरेस्ट है। जैसे रशिया में पुतिन ने कह दिया था कि यूक्रेन में अगर नेटो आया तो हमारी नेशनल सिक्योरिटी का मामला है, तो उन्होंने चढ़ाई कर दी। उसी को रेप्लिकेट अभी अमेरिका कर रहा है। जहां तक वेनेजुएला का ताल्लुक है, अमेरिका का स्टैंड यह है कि हमने उस पर ना कोई कब्जा किया, ना हमने कोई इंटरनेशनल कानून की खिलाफ वर्जी की। हमने तो एक क्रिमिनल को पकड़ा है, एक लॉ एनफोर्सिंग एजेंसी डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस के एक केस था, उसके लिए हम गए और अरेस्ट करके ले आए। ये उनका जवाब है, लेकिन दुनिया को पता है कि किस तरह किसी मुल्क की सॉवरेनिटी और किसी मुल्क के सदर को या किसी मुल्क के किसी फर्द को अरेस्ट करने का क्या तरीका है, और कि किसी मुल्क में दाखिल होने का फौजों के साथ उसका तरीका कार अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर में दिया हुआ है। आर्टिकल 2-4 इस पे बिल्कुल बड़े वाज़ेह तौर पर बयान करता है, आर्टिकल 9 भी। लेकिन कौन बादर करता है आज की दुनिया में? इस वक्त तो ताकत ही है जो हर चीज़ को फैसला कर सकती है। और डोनाल्ड ट्रंप ने तो जो दुनिया का सबसे बड़ा बजट रखने वाला मुल्क है, अस्करी बजट 91 बिलियन, अब उसको डबल तकरीबन कर दिया है, 1.5 बिलियन। वजह क्या है? वजह यह है कि इस वक्त दुनिया बड़े तगय्युरात से गुजर रही है। रशिया, चाइना और ये ब्लॉक जो एशिया का है, दुनिया ग्लोबल नॉर्थ से ग्लोबल साउथ की तरफ इकोनॉमी के लिहाज से ड्रिफ्ट कर रही है। अस्करी लिहाज से चाइना और रशिया दोनों मिलकर स्पेस वेपनाइजेशन कर रहे हैं। अगले 5 से 8 साल से तजिया निगार कहते हैं, जो डिफेंस के तजिया निगार हैं, कि चाइना और रशिया मिलकर सबकत ले जाएंगे अमेरिका से। जो ताकतवर शख्स होता है या ताकतवर मुल्क होता है, अपनी ताकत को अपने हाथ से इस तरह निकलने नहीं देता, लिहाजा वो उसके बारे में उस मामले में अपनी पेशबंदी करता है और उस मामले में बंद बांधता है। तो डोनाल्ड ट्रंप उस मामले में न सिर्फ ये कर रहे हैं, क्योंकि जियोपॉलिटिकल तनाजुर में, जियोपॉलिटिकल लैंडस्केप में एक फैक्टर नहीं होता है, मल्टीपल फैक्टर्स होते हैं। दूसरा इसका बड़ा तनाजुर ये है कि इकोनॉमिक अमेरिका में जो इस वक्त मईशत मखदूश होती जा रही है, उस मईशत को संभालने के लिए इन्होंने एडवेंचर करना ही करना है। क्योंकि उन्होंने 1898 में भी किया, स्पेनिश जब वहाँ जंग छेड़ी। गल्फ में उन्होंने 1990 में किया, क्योंकि ग्लोबल ऑयल का उनको थ्रेट पड़ गया और उनके डॉलर्स को खतरा पड़ गया। इसी तरह अमेरिका की सबसे बड़ी इकोनॉमिक ग्रोथ जो हुई वो वर्ल्ड वॉर 2 के बाद जो उन्होंने जीती,
इन तमाम तनाजुर को ध्यान में रखिए। अब आ जाते हैं, क्योंकि आपका टॉपिक ईरान है। अब ईरान कोई तर लुकमा नहीं है। ईरान के पास वेनेजुएला से कई ज्यादा कुव्वत है और ईरान ने उसकी अपनी डेमोन्स्ट्रेशन दी है। ठीक है, ईरान मुकाबला तो नहीं कर सकता, लेकिन रेजिस्टेंस बड़ी दे सकता है। क्यों? देखिए, हम ग्रीनलैंड से इसको नहीं कर सकते। ग्रीनलैंड जब चाहे अमेरिका आके उतर जाए। 55,000 लोग हैं, नेटो का मुल्क है, और वो उसमें रेजिस्टेंस गोली चलाने की वो बात कर रहे हैं, शायद गोली चलाने की भी उनको नौबत ना आए, वो कब्जा हो सकता है। ईरान का मामला ये है कि ईरान को जिस लिहाज से उसकी मिसाइल्स की कैपेबिलिटी है ईरान की, वो खैबर मिसाइल धड़ाधड़ तैयार कर रहा है। इतलात हैं मौजूद आपके ओपन सोर्स से कि वो अगर आप मुझे एक ज़िमनी सवाल करने की इजाज़त है। आपने कहा ईरान तर लुकमा नहीं, हमने इसकी मिसाल पिछले साल देखी भी ऑपरेशन यौम सादिक के हवाले से, और इसराइल को जिस तरह उन्होंने डिटर किया। इसराइल कहता है कि वी क्रिपल्ड ईरान डाउन, ईरान कहता है कि वी क्रिपल्ड इसराइल डाउन। प्रॉब्लम इज़ कि ईरान ने एक वक्त में एक दुश्मन को फेस किया। अमेरिका और इसराइल अगर कपल अप होते हैं तो फिर भी आपके यही अल्फाज होंगे कि ईरान तर लुकमा नहीं है। नहीं, ईरान ने मुकाबला किया है वेनेजुएला से और ग्रीनलैंड से। यस, ईरान ताल्लुकमा नहीं है। आपको मैं यही मिसाल दे रहा था कि ईरान को इस वक्त जो बड़ी मैसिव सप्लाई पिछले जून से लेके अब तक मिली है चाइना की, और ये चीजें अवेलेबल हैं लिटरेचर में कि चाइना से वो तमाम साजो सामान है जो मिसाइल तैयार करने में, और उन्होंने खैबर मिसाइल जो उनके पास है 2000 उनके पास तैयार है रिपोर्ट के मुताबिक, और वो उसका 1.5 टन वजन है, उसकी स्प्लिट कैपेबिलिटी है। न्यूयॉर्क टाइम ये बता रहा है, मैं नहीं बता रहा हूँ। आई एग्री विद यू जमील साहब, लेकिन देखिए व्हेन अमेरिका अटैक्स ईरान तो डिस्टेंस फ़र्क हो जाता है। अमेरिका ऑब्वियसली जो उनकी स्पेस पावर है उसी से अटैक करेगा, विच ईरान लैक्स एट द मोमेंट। इसराइल के साथ जब आप मुकाबला कर रहे थे तो इसराइल ऑब्वियसली ईरान से नज़दीक था, वो उनको मिसाइल के थ्रू हमला कर सकते थे। हमने देखा आखिर में किस तरह से वो अपने स्टेल्थ के साथ वापस आए और उन्होंने उनकी जो न्यूक्लियर जगह हैं उनको निशाना बनाया अमेरिका ने, और उसके बाद वो वहाँ से चलते बने। तो अमेरिका को डायरेक्टली कोई नुकसान नहीं पहुँचा, माँ सिवाय इसके कि जब कतर पर ईरान ने अटैक किया, उनकी बेस पर अटैक किया, तो वहाँ पर उनके मिलिट्री मौजूद थी, उनका दीगर वहाँ पर वेपनरी मौजूद थी, जिसको शायद नुकसान भी नहीं पहुंचा पाया ईरान। पॉइंट इज, चलें एक तो ये वाला पार्ट है, आप इसको एक्सप्लेन कीजिएगा। दूसरा मेरे जहन में ये बात आ रही थी कि अमेरिका के लिए क्या ये इतना आसान है कि वो किसी दूसरे मुल्क पर जाकर अटैक करे और कंसिस्टेंटली ये सोचे कि वो उसके ऊपर कब्जा कर सकता है इस वक्त। ये 2003 नहीं है, ये 2011 नहीं है। अमेरिका की अपनी आवाम जानते हैं कि किस तरह से अमेरिका इन्वेड करता है किसी दूसरे मुल्क में, सो देयर इज गोइंग टू बी अ लॉट ऑफ प्रेशर। ये अमेरिका की जो सब पॉलिसी है, बूट्स ऑन ग्राउंड को तो भूल जाएं। अमेरिका दुनिया में किसी जगह पर किसी मुल्क में बूट्स ऑन ग्राउंड नहीं चाहता है। वेनेजुएला समेत, ग्रीनलैंड समेत बूट्स ऑन ग्राउंड का उसका कोई इरादा नहीं। लेकिन ईरान में वो रिजीम चेंज चाहता है, उसके लिए उसने बहुत काम किया है, बरसा बरस से काम किया है अमेरिका और इजराइल ने। अच्छा, पहले तो ये समझ लें अमेरिका और इजराइल का क्या गठजोड़ है। वो ये है कि अमेरिका इज इजराइल एंड इजराइल इज अमेरिका। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये आपको लिटरेचर मिल जाएगा, आप गूगल करें आपको मिल जाएगा कि अमेरिका इज इजराइल, इजराइल इज अमेरिका। उसके पस मंजर में बहुत सारे दलाइल हैं जो कि मैं दे सकता हूँ, अगर आपके पास टाइम हुआ तो पूछ लीजिएगा, वरना हम आगे चलते हैं ईरान के हवाले से। तो अमेरिका के पास ये सलाहियत है कि न्यूट्रलाइज कर सके। अमेरिका के पास ये सलाहियत है जो उसने अपने एजेंट CIA ने और मोसाद ने मिलकर लॉन्च कर दिए हैं। और ये मैं नहीं कह रहा, अगेन ये उनके अपने वजीर ने कल बयान दिया है, इजराइल के जो कि हेरिटेज के वजीर है। उन्होंने कहा कि हमारे वहाँ एजेंट भी मौजूद हों, और ईरान की हुकूमत खुद कह रही है कि हमने पकड़ा है। कल उन्होंने पकड़ा है कि एजेंट को, और उसके साथ पिस्टल भी निकला है जो कि साइलेंसर के साथ था। उसकी बड़ी तफसील है। बहरहाल उन्होंने काफी लोग पकड़े हैं ऐसे। इसी तरह जून से लेके अब तक काफी उन्होंने जो इन्फिल्ट्रेशन हुई है उसकी वजह से रिजीम चेंज, अगेन इट्स वेरी डिफिकल्ट। उसमें नुकसान तो होगा, लेकिन पॉसिबिलिटी है, क्योंकि जो इस वक्त दरारें अंदर पड़ी हुई हैं, मुख्तलिफ मुल्कों में मुख्तलिफ दरारें होती हैं, उसको एक्सप्लॉइट किया जा रहा है। 1919 में काबिज हो गए थे, मतलब काबू पा लिया था ईरान ने। 1922 में वुमेन राइट पे काबू पा लिया था। इस वक्त खुद ईरानियन कह रहे हैं, ईरानियन सदर ने कल कहा है कि जो फॉरेन इंटरफेरेंस है, और फिर दो धमकियां बड़ी मिल गई। नेतन्याहू ने कहा है कि टाइम टू स्टैंड विद द फ्रीडम ऑन ऑपरेशन ऑफ रिजीम, और फिर कहते हैं कि इजराइल इज इन सॉलिडरिटी
फिर डोनाल्ड ट्रंप क्या कहते हैं कि वी आर लॉक्ड एंड लोडेड, और साथ में कह रहे हैं कि अगर आपने उन पर फायर किया तो हम आप पर फायर करेंगे, इफ यू फायर ऑन देम विल। तो इस किस्म की पोस्चरिंग तो हो चुकी है ना। तो अब पाकिस्तान के लिए बड़ा, पाकिस्तान जैसे मुल्कों के लिए और खास तौर पे पाकिस्तान, हमारे दो फ्रंट्स ऑलरेडी मुसीबत में हम पड़े हुए हैं। ये फ्रंट, इसमें रिफ्यूजीज आएंगे, मसाइल पैदा होंगे, तो ये हमें इसकी तैयारी जो है बहुत जरूरी है। मैंने आर्टिकल कल भी लिखा है, वो शायद हो चुका है। तो हमारी तैयारी इसमें बड़ी जरूरी है। न सिर्फ ये बल्कि दुनिया में एक बोलचाली सी कैफियत है, कनाडा से वहां बैठा हुआ है। यस, और उसमें बिल्कुल, और उसमें देखना ये कि फिर क्या फॉल आउट होता है, खुदा ना खास्ता ना हो हमारे। तो बहुत शुक्रिया डॉक्टर जमील अहमद साहब, अक़वामी उमूर पे अपने तज़िये से हमें आगाह कर रहे थे। वल आगे बढ़ते हैं, एक बहुत ही अफसोसनाक वाक़या एक बार फिर रिपीट हुआ है कराची कोरंगी नंबर 4। बस ने मारी है मोटरसाइकिल को टक्कर, और हादसे में खातून जाँ बहक हो गई हैं, मर्द ज़ख्मी बताया जा रहा है। ज़ख्मी को जिन अस्पताल मुंतकिल किया गया है, और हादसे का जो ज़िम्मेदार था बस ड्राइवर, वो मौके से फ़रार हो गया है। कराची में ये वाक़या एक बार तो फिर पेश आया, और ये हिस्ट्री रिपीट होती हुई नज़र आ रही है, क्योंकि कराची में जब भी इस तरह का कोई वाक़या होता है, जैसे कोरंगी नंबर 4 में ये वाक़या पेश आया जहाँ पर खातून मौके पर ही जाँ बहक हो गई है, जबकि उनके साथ जो मेल मौजूद थे उनको अस्पताल मुंतकिल किया गया है, और जिना अस्पताल मुंतकिल करके उनकी जान बचाने की हर मुमकिन कोशिश की जा रही है। इस पर अपने कॉरेस्पॉन्डेंट काशान को भी लाइन पर हमारे साथ मौजूद, उनको भी ज्वाइन कर लेते हैं। काशान, बताइएगा ये वाक़या कितनी देर पहले पेश आया है, क्या बताया जा रहा है, किस तरह से ये एक्सीडेंट हुआ है? काशान से बात करेंगे इस पर। ये वाक़या आज सुबह पेश आया है जहां ये हादसा हुआ है, बस ड्राइवर फरार हो गया है जिसने मोटरसाइकिल को टक्कर मारी। काशान, क्या डिटेल्स आ रही है, कितनी देर पहले ये हादसा हुआ है? जी बिल्कुल, देखें कुछ देर कबल यह वाक़या कोरंगी नंबर 4 के करीब पेश आया है, जहाँ पर बस की टक्कर से खातून जाबाज़ जो है मोटरसाइकिल पर सवार थे, और इस वाक़े में मर्द मामूली ज़ख्मी हुआ है। जबकि अगर रवा साल के इब्तिदाई दिनों की आदाद-ओ-शुमार की अगर बात करें तो हैवी ट्रैफिक से हादसात की तादाद में जाबाज़ होने वालों की तादाद जो है वो 10 हो गई है, और सिर्फ बस की टक्कर से जाबाज़ होने वालों की तादाद 4 हो चुकी है। जबकि ट्रैफिक हादसात में अगर हम बात करें तो ट्रैफिक पुलिस की जानिब से दावे किए जाते हैं, लेकिन कवानीन पे कोई अमल दरामद नहीं कराया जा रहा। सबके औकात में हैवी ट्रैफिक से हादसात जो है वो मामूल बन चुके हैं। इस वक्त हम देख रहे हैं कि कराची की मुतादिद शहर है जहाँ पर ट्रैफिक जाम की भी शिकायत मौसूल हो रही है, उसके बावजूद जो ये बस ड्राइवर, टेम्पर ड्राइवर इतनी तेज रफ्तारी के बाद ड्राइविंग कर रहे हैं जिससे हादसा रोनुमा हो रहे हैं। जबकि खातून जो है सुबह ऑफिस जाने के लिए वो घर से निकली थी, बताया जा रहा है कि बस जो है वो रॉन्ग साइड से आ रही थी, उन्होंने मोटरसाइकिल को टक्कर मारी जिससे ये हादसा रोनुमा हुआ है। लाश को ज़ब्ते की कार्रवाई के लिए जिन्हें अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है, जहाँ पर पुलिस की कार्रवाई जारी है। बाइक नहीं, ये बस रॉन्ग साइड आ रही थी। जी बिल्कुल, देखिए बस रॉन्ग साइड आ रही थी जिसके बायस ये हादसा रोनुमा हुआ है। पुलिस हुकाम से हमारी बात हुई है, रेस्क्यू हुकाम से हमारी बात हुई है। रेस्क्यू का ये बता रहे हैं कि ये निजी कंपनी की बस थी, कॉन्ट्रैक्ट की बस थी, जो कि मुलाजमीन को पिक एंड ड्रॉप के लिए लेके जाने वाली बस थी। ये वहाँ से रॉन्ग साइड आ रही थी और मोटरसाइकिल सवार जा रहे थे। हादसा जो है तेज रफ्तारी के बायस पेश आया है, जिसके बायस ये जो खातून की हलाकत इस वाक़े में रिपोर्ट हुई है। पुलिस की जानिब से बस को तहवील में ले लिया गया, लेकिन हादसे का जिम्मेदार ड्राइवर जो है वो बस की चाबी लेकर मौके से फरार हो गया। लिफ्ट पर तलब किया गया, बस को शाहरा से हटाने का अमल शुरू कर दिया गया, क्योंकि ट्रैफिक की रवानी जो है हादसे के बाद शदीद मुतासिर हो रही थी। जी ठीक है, कुछ पता चल सका है कि जो जिनाह अस्पताल मुंतकिल किया गया है जिस मर्द को, उसकी हालत कैसी बताई जा रही है, और खातून के हवाले से क्या कोई दीगर डिटेल्स इकट्ठी हो सकी? जी बिल्कुल, देखिए पुलिस की जानिब से वाक़ये की तहकीकात शुरू कर दी गई है। पुलिस की जानिब से बताया गया है कि हादसे में मर्द जो ज़ख्मी हुए वो मामूली ज़ख्मी हुआ है, उसको तिब्बी इमदाद की फराहमी दी जा रही है। जबकि दूसरी जानिब लाश को ज़ब्ते की कार्रवाई के लिए जिन्हें अस्पताल के मोर्चरी में मुंतकिल कर दिया गया, जहाँ पर ज़ब्ते की कार्रवाई मुकम्मल करने के बाद लाश पुरसा के हवाले की जाएगी। जी ठीक है काशान, आप हमें इस हवाले से अपडेट कर रहे थे। आपका बहुत अफसोसनाक वाक़या कराची में पेश आया है, और ख़ातून जो हैं वो इसमें जाँ बहक हो गई हैं। अभी 2 हफ्ते या 3 हफ्ते पहले का ही वाक़या था कि जब एक लड़की ड्राइवर जो बाइक राइडर थी वो भी डंपर के नीचे आके उसका इंतकाल हुआ। तो इस वक्त ये सूरत हाल है और ये हादसात रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। हम उम्मीद ही कर सकते हैं कि कराची में कम से कम तमाम तर जो ट्रैफिक के रूल्स को लेकर सख्तियाँ की जा रही हैं, उसके साथ साथ अमली तौर पर इन एक्सीडेंट्स को भी किसी तौर से रोका जा सके, और कम से कम जो लोग इसमें मुलव्विस होते हैं, आज भी वो ड्राइवर गाड़ी की चाबी लेकर भाग गया, बाद में इनकी ज़मानत हो जाती है। अभी सिर्फ ये साल में 12 दिन हुए शुरू हुए हुए, 35 से ज़ायद लोग ऑलरेडी हादसात में मर चुके हैं। ये आगाज़ है कराची में साल का, अभी ये शुरू है। खैर, आगे हम उम्मीद करते हैं कि ऐसे वाक़यात ना हो। इसके साथ ही मुलाकात होगी अब हमारी आपसे कल, तब तक के लिए दीजिए हमें इजाज़त। सी यू।
सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।